सो हम लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया देख रहे थे और उसमें हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वल्लभी यूनिवर्सिटी। हमने नालंदा यूनिवर्सिटी देखा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी देखा। कहाँ था, कहाँ है नालंदा यूनिवर्सिटी, कहाँ थी? याद करो, एटलीस्ट स्टेट का नाम बताओ। पटना, बिहार। ओके। और वो तक्षशिला विद्यापीठ कहाँ थी? पाकिस्तान, रावलपिंडी के पास। यस। ओके। अदरवाइज हम बोलते हैं कि वो जो गांधार का किंगडम था, ओके, वहाँ पर। सो सिटी का ही नाम है तक्ष। ओके। और हम बोल सकते हैं पाकिस्तान रावलपिंडी से थोड़े ही डिस्टेंस पर है। ओके। तो वैसे ही हम देखते हैं वल्लभी यूनिवर्सिटी, राइट, शॉर्ट नोट ऑन वल्लभी यूनिवर्सिटी। तो देखते हैं वल्लभी नियर भावनगर, मतलब ये तो गुजरात का है। ओके। सो वल्लभी नियर भावनगर was an international port and the capital of the rulers of the Maitrak dynasty। तो जो मैत्रक डायनेस्टी थी उनके रूलर थे यहाँ पर। एंड जो पोर्ट है, पोर्ट बंदर जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि अभी हमारा दहेज पोर्ट है, जैसे हमारा हजीरा पोर्ट है, जहाँ से ट्रेड हो सके। कौन सा ट्रेड हो सके? बड़े बड़े शिप्स एक नेशन से दूसरे नेशन जाए बाय दी वाटरवेज, समंदर में होकर। ओके, दैट इज पोर्ट। तो वो इंटरनेशनल पोर्ट था। ओके, इट्स नॉट के नेशनल पोर्ट्स के यहाँ दहेज से सूरत हजीरा चले गए या सूरत से गोवा चले गए, गोवा से कोची चले गए, तो ये तो हम अपने ही नेशन में घूम रहे हैं। बट इंटरनेशनल पोर्ट एंड कैपिटल ऑफ द रूलर्स ऑफ द मैट्रिक डायनेस्टी। तो जब मैट्रिक डायनेस्टी थी यहाँ पर गुजरात में, तब उनका कैपिटल क्या था? ये वल्लभी। ओके, जो अभी के भावनगर के पास ही है। और तुम बोल सकते हो भावनगर डायरेक्टली, बट हम लिखेंगे नियर भावनगर। लेकिन अभी को पूछे कि वल्लभी कहाँ है, तो हम क्या बोलेंगे? भावनगर। The Maitrak rulers had patronized education in general and Vallabhi University in particular। मतलब जो मैत्रक रूलर्स थे उन वो बहुत ही पैट्रोनाइज थे, बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे जनरल में भी। मतलब जनरल जो एजुकेशन सिस्टम वहाँ तब फॉलो होती थी उसमें भी, और जो वल्लभी विद्यापीठ और से यूनिवर्सिटी थी उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। ओके, यू कैन से स्कॉलर। Vallabhi University was a famous educational center as well as the center of Hinayan Buddhist cult। Okay, cult मतलब से culture। Okay, so center के लिए एजुकेशन सेंटर तो था ही बड़ा, लेकिन एट द सेम टाइम जो सेंटर फॉर द हिनायन बुद्धिस्ट कल्चर, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कल्चर, हम सिंपली समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि बुद्धिस्ट कल्चर, जहाँ पे बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स फॉलो किए जाते हो, उनकी आइडियोलॉजी फॉलो की जाती हो। जैसे हमने मोनेस्ट्री देखी थी वर्ड। ओके, तो वैसे ही उसको बोला जाता है। उसके लिए भी फेमस था, मतलब एजुकेशन के लिए तो फेमस था, लेकिन हिन्नयान बुद्धिस्ट कल्चर के लिए भी फेमस था। देन बुद्धिस्ट स्कॉलर्स स्थिरमती एंड गुणमती वेर द हेड्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी जो थी उसके हेड कौन थे? तो बुद्धिस्ट ही थे। वो बुद्धिज्म को जो फॉलो कर रहे हैं उसके स्कॉलर्स, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, वो दोनों कौन है? स्थिरमती एंड गुणमती। ओके, वो वहाँ के हेड थे। नॉलेज, वर्शिप एंड इट्स यूनिक एजुकेशनल सिस्टम मेड इट फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो भाई नॉलेज भी था, ओके, कि भाई एजुकेशन सिस्टम भी था, एज वेल एज बुद्धिस्ट कल्चर को भी हम आगे बढ़ा रहे थे, आइडियोलॉजी भी उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो भाई नॉलेज भी था, और वर्शिपिंग, जो हम पूजा प्रेयर करते हैं, दैट इज वर्शिप करना। तो नॉलेज भी था, वर्शिप भी था, और उसकी एजुकेशनल सिस्टम जो थी वो एकदम यूनिक थी। यूनिक मतलब कि उसके जैसी कहीं और ना हो वैसी। इसकी वजह से वो पूरी देश में, और से देश में नहीं पूरी दुनिया में फेमस हो गई थी। Instruction in almost all branches of learning were provided and attracted students from all over India and abroad। तो भाई बहुत सारी ब्रांचेस थी और उसमें पर्टिकुलर डिटेल्ड टाइप ऑफ कोर्स पढ़ाए जाते थे, जिससे कि इंडिया के लोग और बाहर के लोग भी ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते थे। It
सिंग चाइनीज ट्रैवलर, ओके नाम है इटसिंग, a Chinese traveler had observed that education given at Vallabhi was comparable to the education provided at Nalanda. मतलब जो इटसिंग थे अ चाइनीज ट्रैवलर, ओके मतलब चाइना से जो हमने पहले कल भी देखा था यूंग सेंग की बात की थी, ओके तो वो भी चाइना के ट्रैवलर ही थे, एक्सप्लोरर थे। वैसे ही वो भी नालंदा आए थे और पढ़ के गए थे, राइट 657 बुक्स ले गए थे और तो ये इटसेंग भी चाइनीज ट्रैवलर एक्सप्लोरर थे। वो यहाँ आए थे एंड ऑब्जर्व दैट एजुकेशन जो यहाँ दिया जाता है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो एजुकेशन नालंदा में दिया जाए, ओके वैसा ही होता है। अगर पर्टिकुलर जगह से कोई पढ़ के आए स्कॉलर तो फिर वो जहाँ जाए वहाँ का, जैसे यून सेंग नालंदा आए, अब वहाँ का एजुकेशन बुक सब नॉलेज वो सब लेके चाइना गए, अब वो चाइना पढ़ाएंगे वही सिस्टम में, तो कहा जाएगा कि अरे यार यहाँ से पढ़ के आए हैं, मतलब कि यहाँ जो कल्चर है उससे अलग कल्चर है, वहाँ से पढ़ के आए हैं। तो ऐसे कोई जाएगा वहाँ नालंदा में से फिर वल्लभी में से पढ़ेगा तो बोलेंगे अरे ऐसे, जैसे कि भाई मैं सपोज बिट्स पिलानी में से पढ़ा हूँ, तो मैं बिट्स पिलानी में से मतलब हैदराबाद जाके पढ़ा था, हैदराबाद ब्रांच से, तो अब यहाँ आऊँगा तो मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगा। इसीलिए कॉलेज यूनिवर्सिटी का इम्पोर्टेंस इतना बढ़ जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि अच्छा आपके फैकल्टीज़ कहाँ से पढ़े हुए हैं, फेमस यूनिवर्सिटी है कि भाई एनआईटी है, आईआईटी है, बिट्स पिलानी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये तो हमारे नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, बिट्स पिलानी, एनआईटी, आईआईटी। और से गुजरात में तो कहाँ से पढ़े हुए, तो गुजरात में किसी को नाम पता हो तो एनआईटी सूरत है, एनआईटी में ही आती है, एनआईटी सूरत है, आईआईटी गांधीनगर है, और से हमारी एमएस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड फेमस है जो वडोदरा में है, वो एमएस यूनिवर्सिटी। देन अभी लास्ट थोड़े ईयर में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ फेमस हुई है, जैसे कि पारुल यूनिवर्सिटी, पीपी सवाणी यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारी है, ओके वो अहमदाबाद की भी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, ओके वो भी और निर्मा यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद की निर्मा यूनिवर्सिटी, ये सारी गुजरात की बड़ी यूनिवर्सिटी है। अब सपोज मैं यहाँ हमारी वालिया में कॉलेज है श्रॉफ कॉलेज, या यहाँ पे हमारे कॉलेज रोड पे SVMIT है जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की थी, ओके तो वहाँ से हम पढ़े, जैसे कि अब मैं कैसे किसी को बोलूँ कि कहाँ से पढ़े हो तुम, तो मैं क्या बोलूँगा बिट्स पिलानी से मास्टर्स किया है, ओके और बैचलर्स, तो बैचलर्स यहाँ SVMIT से किया। आई प्राउड, ऐसा नहीं है कि अच्छी कॉलेज नहीं है, बट सब कॉलेज के लेवल होते हैं, ओके तो उस हिसाब से हमें कॉलेज पसंद करनी होती है, यूनिवर्सिटीज़ पसंद करनी होती है। क्यों? क्योंकि स्कूल में ऐसा नहीं होता। स्कूल में तो तुम भाई GSEB बोर्ड में इतने परसेंटेज आ गए, CBSE बोर्ड में इतने परसेंटेज आ गए, और थोड़े टाइम के बाद तो कोई बोर्ड भी नहीं पूछेगा कि कौन से बोर्ड में आए, सिर्फ 10th में कितने परसेंटेज आए उतना ही, ओके और 12th में कितने आए उतना ही। सो इन दैट सेंस गुड, GSEB कंपैरेटिवली ईजी परसेंटेज मतलब आ जाएंगे, मतलब GSEB में अगर तुम्हें 90 परसेंटेज लाने हैं और CBSE में 90 परसेंटेज लाने हैं, तो अगर हम कंपेयर करें तो GSEB में लाने इजी है, ओके सो दैट इज द थिंग। थोड़े टाइम के बाद तो सिर्फ बड़े हो जाने के बाद अभी कोई मुझे पूछे तो क्या पूछेंगे, सर आपके 10th में कितने आए थे, कोई नहीं पूछेगा कि सर आप कौन सी स्कूल में से पढ़े थे, आपका कौन सा बोर्ड था, आपका कौन सा मीडियम था, कोई नहीं पूछेगा लाइक दैट। एक एज के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद कोई भी चीज़ हो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है ओके बट हाँ लाइफ टाइम रहती तो है, भले ही वैल्यू डाउन हो जाए बट लाइफ टाइम हमारे साथ एक आइडेंटिटी के तौर पे रहती है। इसीलिए तुम जो सक्सेस गेन करोगे वो सक्सेस खुद के लिए गेन करोगे, ना कि तुम अगर ऐसा सोचो कि यार टॉपर बन गए और फिर इंटरव्यू ले रहे हैं, स्कूल में नाम आ गया, बोर्ड पे लिख दिया नाम और वेरी गुड, अच्छा सब पेपर में नाम आ गया, टीवी पे आ गए, ये वो, तो वो टेम्पररी है। बट अगर खुद के सेटिस्फेक्शन, अरे यार मेरा लेवल 9th के बाद तो मतलब मेरे तो 70% आते थे, 75 परसेंटेज आते थे, और 10th में मेरे 90% लाई थी मैं, या लाया था, तो वो याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। ये भी याद रहेगा, बट वो जो एंजॉयमेंट उस टाइम पे फील होगी ना, वो पूरे लाइफ फील नहीं होगी, लेकिन ये मोटिवेशन पूरी लाइफ फील होगा, ओके कि यार मेरा तो ये लेवल था और फिर 1 साल में मेहनत करके मैंने ये लेवल गेन किया था, वो मोटिवेशन हमेशा रहेगा।
फिर जब तुम फ्यूचर में भी कभी डीमोटिवेट हो जाओ या फिर यार मेरे से होगा नहीं होगा ऐसा सोचो, तो तुम्हें अपनी ही परफॉर्मेंस याद आएगी, नहीं नहीं ऐसा किया है हमने, ओके तो क्यों नहीं। जैसे कि अभी मैं कभी पर्सनल एक्सपीरियंस ही कि अभी सपोज मुझे ऐसा लगे यार ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मैं डायरेक्टली याद करता हूँ बिट्स पिलानी में कैसे मेहनत करता था, बिट्स पिलानी में जाने के लिए कैसी मेहनत की थी, और बिट्स पिलानी में पहुंचने के बाद 2 साल वहां कैसी मेहनत की, और उसके बाद जब प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में 2 साल प्रोफेसर रहा तब कैसी मेहनत की थी। वो 4-5 साल का पीरियड में अगर याद करूँ 5-6 साल का, तब मुझे मोटिवेशन, अरे यार ऐसा ऐसा किया हुआ है, ये तो बहुत छोटी बात है, लाइक दैट। तो खुद की परफॉर्मेंस ही वैसे इम्प्रूव करनी होती है। तो यहाँ भी वही बोल रहे हैं कि जो इटसेंग थे उन्होंने कंपेयर कर दिया क्या इटसिंग ने, कि नालंदा में कोई पढ़ा हुआ हो, हम मतलब नालंदा में जो एजुकेशन मिल रहा हो वो हम बोल सकते हैं कि वल्लभी में भी वही लेवल का एजुकेशन मिल रहा है। समझ में आ रहा है, वैसा वो बोले। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया ना कि मैं बिट्स में से पढ़ा हुआ हूँ, अभी मैं वो लेवल की नॉलेज, वो लेवल का जो वर्ल्ड में चल रहा है वो मैं सब तुम्हें बताऊँ। और अभी अगर सपोज मैंने ही वो सब ना देखा होता तो, कि भाई सपोज रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, ये वो सब कुछ मैंने देखा है और अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे वो इंग्लिश में हमने बहुत थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, वो द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट चैप्टर में, कि भाई रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, क्या होता है रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर एंड ऑल। तो ये सब लाइव अगर तुम देखोगे तो एक्सप्लेन कर पाओगे। अगर सोचो कि मैंने यहाँ से बैचलर्स किया और मास्टर्स भी यहीं कहीं से कर दिया, तो फिर यहाँ जैसा नॉलेज है वही नॉलेज मैं तुमको दे रहा हूँ, ओके। लेकिन अब मैं वहां से करके आया हूँ, तो इसीलिए आई कैन प्राउडली से कि भाई मैंने ये सब देखा है एंड आई विल टेल यू। इसीलिए लोग ऐसे टैगलाइन वैसे ही जब पब्लिसिटी करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना कोचिंग क्लास की भी, कि फैकल्टीज फ्रॉम आईआईटी, ओके एनआईटी, बिट्स पिलानी, वैसे क्यों? क्योंकि वहां पहुंचना और वहां पढ़ना एक अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर वो सही होना चाहिए। अभी तो कोई भी कुछ भी लिख देता है, ओके फैकल्टीज फ्रॉम दिस, फैकल्टीज फ्रॉम आईआईटी एनआईटी, फिर पूछे अरे क्या सही है, बोले नहीं हो तो ये पूरे पूरे इंस्टीट्यूट में सपोज 30 फैकल्टी है, 30 में से एक आईआईटी में से, ऐसा ओके और बाकी सब ऐसे ही कहीं भी मतलब कोई भी दूसरी कॉलेज से पास हुए हैं, लाइक दैट। तो कोचिंग के रिलेटेड तो बहुत ही चल रहा है, बहुत ही, ओके। शायद तुमने नाम सुना हो, एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, पहले मोटिवेशनल स्पीकर थे, अब तो वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शायद तुमने नाम सुना होगा संदीप माहेश्वरी का, ओके। नहीं सुना हो तो फिर बाद में तो यू कैन गूगल इट, ओके। तो संदीप माहेश्वरी पहले तो मोटिवेशनल स्पीकर थे, मोटिवेट करते थे, लेकिन अब वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं। तो उन्होंने अभी थोड़े टाइम से ये टॉपिक उठाया हुआ है, ओके कोचिंग का। सो मैंने भी कई, मैं तो पहले से ही फॉलो कर रहा हूँ, जब मतलब मैं 2011 मतलब ऐसा समझो कि मिनिमम मैं उनको 13-14 ईयर्स से फॉलो कर रहा हूँ, ओके। तो पता है कि भाई क्या लेवल है बंदे का। तो उन्होंने अभी ये टॉपिक उठाया कि भाई इतना मतलब यूपीएससी का हो या जेडबलई का हो, नीट का हो, तो इतने हाई लेवल की धांधली हो रही है, मतलब ब्लैक मार्केट चल रहा है, एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है, ओके। कि भाई ये बिजनेस ही है, कि भाई मतलब 50 लोगों का बैच हो पूरे क्लास में या 100 लोगों का बैच हो और एक स्टूडेंट की फीस 1 लाख 2 लाख वैसी फीस, ओके। अब उसमें से सही में क्लास में से आईआईटी में जाएंगे, जेडबलई क्लियर करेंगे 1 2 3, इतने 3 बच्चे, वो 3 बच्चों का वो इतनी पब्लिसिटी करेंगे कि 300 आ जाएंगे वो देख कर के यहाँ से गए थे। अब समझो कि एक बच्चे का 1 लाख रुपए में फी है, 1 लाख तो मैं बहुत मिनिमम बोल दिया, 10 11 12 में यहाँ पे अब कोचिंग इंस्टीट्यूट 1 लाख फीस लेने लगे हैं। बट आई जेडबलई नीट और यूपीएससी की अगर ऐसे 1 लाख हम मान लेते, मिनिमम इतनी है नहीं, ज्यादा ही है, बट 1 लाख माने तो भी 300 लोग हैं। कितने? 300 मतलब 10 लाख और 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए हुआ एक बैच का। एक बैच, एक बैच का कितना हुआ? 1 करोड़ रुपए। सोचो 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, और उसमें से जाने वाले कितने हैं आईआईटी में? वो क्लास में से 1 2 3 4 बस। बाकी सबका क्या? बाकी सब को क्या मोटिवेट करेंगे पता है? ये भी नहीं कि अच्छा चलो अब ये प्रिपेयर करो, ये वो, गैप ईयर ले लो, फिर से प्रिपेयर करो 1 ईयर और फिर जाना। तो बहुत हाई लेवल का
हो रहा है, सब बिजनेस ही बन गया है। ओके, हमारे एक ईयर बिगड़े तो कैसा, हमें स्कूल में अगर कोई फेल हो जाए कोई बच्चा, तो कैसा लगता है कि सारे ही लोग आगे चले गए और वो अकेला वही स्टैंडर्ड में रह गया, रह गई, कोई भी हो। ओके, और नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेना चाहिए, बट तुम अगर बहुत डिटरमाइंड हो तो लेना चाहिए। मैंने खुद लिया था। मैं तो, मेरा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, फिर मैं यहाँ पे ही झगड़िया बोरोसिल में काम कर रहा था, इंजीनियर था तो काम कर रहा था। फिर मुझे लगा नहीं, मास्टर्स तो करना ही है। तो मास्टर्स करने के लिए अब स्टैंडर्ड आईआईटी एनआईटी बिट्स पिलानी, वहाँ से, तब तो सोचा भी नहीं था बिट्स पिलानी, आईआईटी एनआईटी सोचा था। तो प्रिपरेशन की, जॉब छोड़कर 1 साल घर पर रहकर प्रिपरेशन की, घर पर, कोई कोचिंग नहीं, कुछ नहीं, लैपटॉप में सारे ही बहुत सर्च करके अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग आईआईटीज के लेक्चर्स डाउनलोड किए, लेक्चर्स देखने हैं, बुक्स पढ़नी है, सुबह 10-11 बजे रूम में घुसना है, रात को 7-8 बजे डिनर टाइम पे बाहर निकलना है। पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, लाइक दैट। वैसा 1 साल किया, तब जाके बिट्स की एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हुई और फिर बिट्स पिलानी में एडमिशन मिला, और फिर वहां से वो टर्निंग पॉइंट था। बट वो पर्टिकुलर टाइम मैंने पढ़ाई में गैप ईयर नहीं लिया, मैं तो जॉब कर रहा था, जॉब छोड़ दी, चलो भाई अभी पढ़ना है तो करते हैं कुछ। तो 2011 में तो बैचलर्स कंप्लीट हुआ, फिर मास्टर स्टार्ट हुआ 2014 में, बीच में 3 इयर्स का गैप। अब सोचो, तुम्हारी 1-2 साल भी अगर पढ़ाई छूट जाए और तुम पैसे अर्न करने लगो ना, और फिर कोई बोले ना चलो भाई फिर से पढ़ाई शुरू करनी है, तो उतना प्रैक्टिस नहीं होगा, भूलते जाओगे। जैसे कि तुम अभी 2-3 महीने का वैकेशन स्पेंड करो और फिर स्कूल स्टार्ट हो, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लगता है ना, अरे यार चलो रोज सुबह उठना है, अभी तो आदत छूट गई है, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा वापस। वैसे 3 साल हो जाए और बीच में तुम्हें पैसे मिलने लगे, ओके, तो फिर अरे यार यही करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे अर्निंग करनी है, ओके, तो वो चैलेंजिंग डिसीजंस होते हैं। तो वैसा ही है, जिस जगह से होंगे उस जगह का कल्चर आगे फैलेगा। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई ये एजुकेशन जो वल्लभी में मिलता है वो हम नालंदा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये सब देखना चाहिए, जो एक्चुअली स्टूडेंट्स को तो नहीं पता होता, पेरेंट्स को देखना चाहिए एक्चुअल में कि भाई फैकल्टीज कैसे है, क्या करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं घुस तो गया, मतलब लोग स्टूडेंट घुस तो गए आईआईटी में, बिट्स पिलानी में, एनआईटी में, लेकिन होता, ये तो जनरल है, इसके रिलेटेड नहीं है, बट क्या होता है कि स्टूडेंट मतलब एंटर तो हो गए, ओके, बाहर भी निकल गए, आईआईटी एनआईटी बिट्स पिलानी में से पास भी हो गए, अब उनको करना था रिसर्च या उनको करना था जॉब और नहीं मिल रहा है, तो चलो अब पढ़ा लेते हैं। उनको करना था आईएएस, उनको करना था यूपीएससी, उनका नहीं हुआ, तो सोचा चलो अब क्या करें, पढ़ा लेते हैं, और फिर वैसे ही घुस गए एजुकेशन लाइन में। तो अंदर दिल से वो जो इच्छा होती है, डिजायर होती है ना कि मुझे स्टूडेंट को पढ़ाना है अलग वे में, कि उनको समझ में आए और बहुत अच्छे से मेरे पास जो नॉलेज है वो शेयर करना है, वो इंटेंशन से एजुकेशन में आना, फील्ड में, एकेडमिक्स में। और वैसे ही कि चलो जॉब नहीं मिल रही है आ गए, तो आज की डेट में बहुत, हम, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट बहुत सारे, एक बंदा नहीं है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे ही है कि सिर्फ उनको जॉब नहीं मिल रही या उनको जो करना है वो फील्ड में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए टेम्पररी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन क्लास में पढ़ा रहे हैं, टेम्पररी, कि सपोज खर्चा निकल जाए, जॉब तो कर रहे हैं, जॉब के बाद आके भी 1 घंटा 2 घंटा छोटे बच्चों को पढ़ा ले रहे हैं, तो उनको जो भी 10-20-30 हजार रुपए कोचिंग से मिल जाए एज ए सैलरी, वैसे सब लोग कर रहे हैं। भले ही जॉब ना कर रहे हो, लेकिन भाई मुझे तो पीएचडी करनी है, तो वो 2 महीने वो करेंगे, और मतलब 2 घंटे वो करेंगे, और बाकी सारा टाइम वो अपनी पीएचडी के लिए पढ़ाई करेंगे एंड ऑल। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गलत रास्ता है, ओके, बट स्टूडेंट का क्या होगा, स्टूडेंट सब कुछ इनपुट लेने के, यार हमें ये मिलेगा ये मिलेगा, और अगर मुझे, जैसे कि मैं यही इंटेंशन रखूं कि मुझे यार आज ये चैप्टर खत्म करना है, ओके, तो आऊंगा, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये सब जो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो मुंह से निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में क्या है, मुझे ये कंप्लीट करना है, मेरा काम खत्म, लाइक दैट। वो इंटेंशन अंदर से आना चाहिए कि अच्छा मैं कुछ बताऊंगा तो स्टूडेंट्स का कुछ अच्छा हो, कुछ भला हो, फ्यूचर में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में कुछ ना कुछ लाइफ इंप्रूव हो स्टूडेंट्स की, वैसे टीचिंग प्रोफेशंस होना चाहिए, ओके, बट अभी ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली।
तो अगर तुम भी आगे जाके अगर टीचर बन रहे हो, देखो ऐसा नहीं है कि सर हमने तो सोचा नहीं, कोई बात नहीं, मैं जब तुम्हारे जितना था 12th भी पास कर लिया, तब भी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं टीचर बनूंगा। अरे कॉलेज कर रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तब भी फर्स्ट सेकेंड ईयर तक तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेसर या टीचर बनूंगा। फिर लगा कि यार मुझे अच्छा तो लगता है, मीन्स आई कैन टीच, मुझे जो आता है वो मैं इजीली दूसरों को पढ़ा सकता हूँ। फिर इंडस्ट्री लाइफ भी देख ली 2 साल, अब इंडस्ट्री में क्या चल रहा है क्या नहीं, कैसे बिहेवियर, बहुत टैक्टिक्स है, पॉलिटिक्स खेलना पड़ता है। अगर तुम खिलाड़ी हो तो कंटिन्यू करो, और अदरवाइज नहीं खेलना है तो फिर जहाँ अच्छा लग रहा है वो साइड जाओ। ओके, बहुत कुछ करना पड़ता है। ओके, और मैकेनिकल में तो एकदम हाई लेवल का, लोगों के पास काम करवाना है, और वो लोग हैं 50 साल 60 साल के, तुमसे तुम्हारी पापा की एज के हैं। अब मेरी पापा की एज का है, वो काम नहीं कर, अरे यार कब से बोला तुम्हें काम नहीं हो रहा, वैसा बोलना पड़ेगा, गाली गलौज भी करना पड़े। तो अगर तुम कर सकते हो तो आगे बढ़ो, और अगर नहीं कर सकते तो कुछ और चूज करो। क्यों? क्योंकि वैसे ही काम होता है। अगर तुम ऐसा नहीं बोलोगे ना तो वो एक्सपीरियंस्ड है, 30-40 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले, ये नए नए आए मुझे सिखाएंगे, नहीं करूंगा, जा क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर लेंगे हम। ओके, मतलब हैंडल करना पड़ता है तुम्हें, सीनियर्स का ऑर्डर भी मानना है, तुम्हें काम करवाना है, और जूनियर्स लेकिन एज में बड़े, तुम्हारे जूनियर्स है वो, मतलब तुम्हारा जितना एजुकेशन नहीं है लेकिन एज में तुमसे ज्यादा है, एक्सपीरियंस में तुमसे ज्यादा है, अब तुम्हें उनसे काम करवाना है। तो इट्स नॉट, बोलते हैं ना, वॉक इन द गार्डन टाइप नहीं है। ओके, पीस ऑफ केक नहीं है, थोड़ा टफ है, क्योंकि ऊपर से क्योंकि तुम्हें सैलरी भी ज्यादा मिलता है उनसे, जो 30 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले हैं, बड़े बड़े हमारी पापा की एज के। ओके, उनको सैलरी तुमसे बहुत कम मिलता है, और तुम्हें बहुत ज्यादा सैलरी मिलता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एजुकेशन हाई है, ओके, और उनका एजुकेशन तुम्हारे जितना नहीं है। तो ऑर्डर्स मानने हैं, उनका तो मानना ही पड़ेगा, हमारे ऊपर है, और इनको काम करवाना है, तुम्हें खुद नहीं करना है, इनके पास करवाना है। तो एक अच्छी पॉलिटिक्स वाली फ्रेंडशिप होनी चाहिए। ओके, कि भाई हमारा भी काम हो जाए और उनका भी काम हो जाए, ऐसा भी नहीं कि उनका काम ना हो, मतलब सब जगह संभाल के चलना है, ऊपर वाले का भी ऑर्डर फुलफिल हो जाए, हमारा भी काम हो जाए, और उनको भी सेटिस्फेक्शन हो कि नहीं भाई ये सर अच्छे हैं। ओके, वो मैंने जितना किया उतना तो बहुत अच्छे किया, ऐसे मतलब प्राउडली नहीं, बट हाँ, ऐसा नहीं कि कोई अभी भी मिले तो भाई अभी भी बोले कैसा चल रहा है ट्यूशन क्लास, नहीं तो आ जाओ वापस, ऐसे अभी भी बुला रहे हैं सब लोग कि आ जाओ इंडस्ट्री में, और कॉलेज को स्कूल सब लोग, कोई भी मिले कैसा चल रहा है सर, आना है क्या वापस, लाइक दैट। तो जहां अगर तुम हो, अगर तुम मानते हो कि तुमने 100% दिया है, तो तुमने अपना काम कर दिया, दैट्स इट। ओके, बट काम की वजह से रिलेशन नहीं बिगाड़ने हैं। ओके, कई लोग काम को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं, पैसों को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि रिलेशन तोड़ देते हैं। अब कोई बोले मुझे तो ऐसे मुंह फेर के चला जाए, तो क्या मीनिंग फिर, वो पैसे अर्न किए और वो हमने काम खत्म किया है उसके। ओके, क्योंकि पैसे तो बाद में भी अर्न किए जा सकते हैं, लोगों के साथ एक बार खत्म तो खत्म हो जाता है फिर। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर ईगो होता है, सबके अंदर इंक्लूडिंग माई सेल्फ ईगो होता है, और ईगो हर्ट हो ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। हम वो प्रेयर नहीं करते पहली दूसरी प्रेयर, किसी का भी अहम अहम जो ईगो होता है वो हमसे हर्ट ना हो। क्यों? क्योंकि अगर हर्ट हो गया वो रिवेंज लेगा फिर, अच्छा मुझे ऐसा कर, आ जा तू, ऐसे लाइक दैट, सबका दिन आता है, मेरा भी आएगा, लाइक दैट। ओके, चलो। So the last point, the university was closed down in 775 AD after the Arabs had defeated the Maitrach rulers. तो जो मैत्रक रूलर्स थे उनको अरब्स ने डिफीट कर दिया, हरा दिया, तो इसीलिए ये बंद करना पड़ा। सोचो, अरब 8th सेंचुरी में अरब आए, हम तो मुगल्स की बात कर रहे हैं, 14th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, अरब के अटैक्स की वजह से, और उन्होंने डिफीट कर दिया मैट्रिक रूलर्स को। अभी कल नहीं आज ही कुछ पढ़ रहा था, तो उसमें आया था एक सेज ने अर्घ्य ऐसा कुछ नाम था ऋषि का, उन्होंने तपस्या की थी शिव जी की, और शिव जी ने आशीर्वाद दिया था
तब जो कंट्री फेमस हुई थी, तब जो रीजियन फेमस हुआ था वो है अरब और वो है सऊदी अरेबिया। ओके, तो मतलब वो भी मतलब सब कुछ देखो हमारा, मतलब इंडिया डज नॉट मीन कि अभी का जो इंडिया है वो। ओके, पहले के टाइम पे तो मतलब जो भी रहने लायक जगह थी वो इंडिया ही थी। ओके, और बाकी सब पानी में था वैसा। बट वट एवर, जो भी है अच्छा ही है, हमारे पास जो भी अभी है तो अच्छा ही है। देखो ये पॉइंट समझ में आ गए? ओके, है आगे पॉइंट है तो आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है सबसे पहले तो कि वल्लभी भावनगर के पास है एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल पोर्ट था। ओके, बहुत बड़ा इंटरनेशनल पोर्ट था, वो इंटरनेशनल पोर्ट के पास ही मतलब वही है क्या, वल्लभी, जगह का नाम वल्लभी। और जो मैत्रक रूलर्स थे वो लोग, उनकी डायनेस्टी जो थी उनका कैपिटल था कौन सा, ये वल्लभी, वहां पे ही वल्लभी यूनिवर्सिटी है। देन उसके बाद देखा तो एजुकेशनल के लिए फेमस तो था ही, लेकिन वो जो हिनायन बुद्धिस्ट कल्चर जो था वो भी वहां पे प्रैक्टिस होता था। फिर उनके लीडर्स के नाम, स्कॉलर्स के स्थिर स्थिर गुजराती वर्ड है देखो, स्थिरमती गुणमती। ओके, तो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। बुद्धिस्ट स्कॉलर मतलब क्या, अभी अगर मैं बुद्धिज्म पढ़ने लगूं और मैं उसमें गोल्ड मेडल लेके आ जाऊं तो मैं बन गया बुद्धिस्ट स्कॉलर। अब बोलेंगे चिराग मिस्त्री ये तो बुद्धिस्ट नाम नहीं लग रहा है भाई। तो बुद्धिस्ट स्कॉलर मतलब डज नॉट मीन के बुद्धिज्म और वहां के जो नाम है वो। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट। बुद्धिस्ट स्कॉलर मतलब अभी अगर तुम साइंस पढ़ लिए और साइंस में टॉप कर दिए तो यू आर अ साइंस स्कॉलर, लाइक दैट। फिर अगर आगे जाके तुमने आर्ट्स ले लिया और फिर तुम बोलोगे 10th में आई वाज अ साइंस स्कॉलर, तुम तो आर्ट्स वाले हो। अरे भाई 10th में बोला तो सही, साइंस स्कॉलर डज नॉट मीन कि भाई साइंटिस्ट ही बन गए। साइंस तुम्हें पता था वो लेवल का, 10th के लेवल का, और तुम बहुत ही अच्छे थे। ओके, तो यू आर अ स्कॉलर, लाइक दैट। तो वैसे ही बुद्धिस्ट स्कॉलर स्थिरमती एंड गुणमती वो हेड्स थे यूनिवर्सिटी के। फिर वही चीज कि नॉलेज तो था, वर्शिप भी हो रहा था, और अपनी यूनिक एजुकेशनल सिस्टम के लिए ये वर्ल्ड फेमस था। इंडिया भर से लोग आ रहे, अगेन वर्ल्ड फेमस और यूनिक टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया भर से और फॉरेन से भी लोग आ रहे थे। और जो हमारा इट्सेंग है चाइनीज ट्रैवलर, उसने कंपेयर किया था कि नालंदा में जो लेवल का एजुकेशन है ना, वल्लभी में भी वही लेवल का एजुकेशन सिस्टम है, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। और अरब ने अटैक किया था 8th सेंचुरी में, 775 AD में, तब जाके अरब ने मैत्रक रूलर्स को हरा दिया था और फिर हमको यूनिवर्सिटी क्लोज कर देनी पड़ी थी। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। स्टोरी वाइज याद रखो तो अच्छे से याद रह जाएगा। क्या, पहले तो भाई कहाँ है, तो भाई इट इज नियर भावनगर, एक जगह है वल्लभी, वहां का है। और क्या उसके बारे में पता है, तो भाई जो मैत्रक रूलर्स, मैत्रक डायनेस्टी थी, वो रूलर थे, उनका वो टाइम का कैपिटल था 700 और से 7th और 8th सेंचुरी टाइम के, तब जो कैपिटल था वो था वल्लभी। ओके, चलो मान लिया, वल्लभी के बारे में इतना पता चल गया। अब आगे क्या, तो वहां क्या होता था, तो वहां पे एक तो यूनिक एजुकेशनल सिस्टम था, एट द सेम टाइम बुद्धिस्ट हिनयान कल्चर को भी फॉलो किया जाता था, ये हमने देखा। फिर बुद्धिस्ट हिनयान कल्चर को फॉलो किया जाता था, वहां के हेड्स कौन थे, तो वहां के हेड्स थे स्थिरमती एंड गुणमती। ओके, वो वहां के हेड्स थे। अच्छा, तो और क्या फेमस था वहां पे, वहां का यूनिक एजुकेशनल सिस्टम, एंड जहां पे नॉलेज भी है, वर्शिप भी है और यूनिक एजुकेशनल सिस्टम है, इसीलिए पूरे इंडिया से और फॉरेन से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। चाइनीज ट्रैवलर जो था इट्सेंग, वो एक्सप्लोरर था, ट्रैवलर था, तो उसने बताया था कि वल्लभी में जो लेवल का नॉलेज मिल रहा है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के नॉलेज के साथ। एंड लास्ट पॉइंट कि वो बहुत ही फेमस था, बट 775 AD में अरब लोगों ने आकर के डिफीट कर दिया किसको, ये मैत्रक रूलर्स को, इसीलिए 775 AD में यूनिवर्सिटी को क्लोज डाउन करना पड़ा। स्टोरी वाइज याद रखो, डन? ओके, हाँ अच्छा, इसमें इतना ही है। हाँ। जो भी हो, ओके, मेन पॉइंट तो आ ही गए हैं। हाँ, तो उसमें यही है। चलो, तो तीन यूनिवर्सिटी समझ में आ गई, कौन कौन सी, नालंदा, तक्षशिला एंड वल्लभी। ओके, एक तो आएगी ही कंफर्म, आएगी ही आएगी। ओके,
और जैसे अभी डिस्कस किया हमने, पहले भी किया था कि इम्पोर्टेंट तो सभी है, लेकिन सभी है मतलब बहुत सारी है, लेकिन उसमें भी ये तीन जो है वो इम्पोर्टेंट है। और ये तीन में भी अगर ऑर्डर रखना हो, तीनों तीन पढ़नी है हमें, लेकिन तीन में भी ऑर्डर रखना हो तो पहला नालंदा, फिर तक्षशिला और फिर वल्लभी। बट कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, तीन करनी है याद कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट 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 राइट अबाउट द वेदास। और देखो ये चीज पता होनी चाहिए और लोगों को पता नहीं है, एटलीस्ट तुम्हारे स्टडी में है तो तुम्हें पता चल रही है, सीबीएसई को ये पता नहीं होता। ओके, क्यों हम फोकट का नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं तो मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारे सिलेबस में है तो। बट नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट प्रिफर एज अवर हिस्ट्री, थोड़ी है वर्ल्ड हिस्ट्री है वो। तो पहले हमारी हिस्ट्री पता हो फिर जाओ ना यार वर्ल्ड में। तुम्हें पता नहीं है भरूच में क्या हो रहा है और तुम दिल्ली की बात कर रहे हो। ओके, सो दैट इज द थिंग कि हमारी हिस्ट्री पहले पता होनी चाहिए, फिर जाके एक्सप्लोर करो। ओके, तो वो ये सब चीजें होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कुछ नहीं है। अगर 11 साइंस लिया ना तुमने, तो यहाँ और नेक्स्ट चैप्टर में जो जो पढ़ोगे ना, उसमें से थोड़ा हिस्सा, ऐसा इतना डिटेल्ड तो नहीं, लेकिन थोड़ा हिस्सा 11 साइंस में भी आता है, केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में, कि भाई ये स्क्रिप्चर्स आयुर्वेदा के हैं, ये स्क्रिप्चर्स है, इससे कैंसर, ये ऋषि, ये नाट्य शास्त्र, ये आयुर्वेदा, बहुत अलग अलग टाइप का रिसर्च यहाँ डिटेल्ड में है। ओके, बट 11th में थोड़ा बहुत बता दिया गया है, लेकिन दिस इज द हिस्ट्री, ये पढ़नी चाहिए हमें। चलो ब्रिटिशर्स रूल का पढ़ लिया तो ठीक है, क्यों, क्योंकि हम पे जो हुआ वो फिर से ना हो पाए, हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में क्या हुआ था क्या नहीं। फिर पर्टिकुलर तुम ऐसे बोलोगे कि वो अरब आए और डिफीट कर दिया, बस इतनी हिस्ट्री रखो, अरब आए थे और मैत्रक रूलर्स को डिफीट कर दिया। अब हम बहुत अंदर घुस गए, अरब कब आए थे, क्या किया था उन्होंने, कितने रूलर्स को मारा, क्या क्या अत्याचार किया। भाई अत्याचार क्यों देखना है खुद का। ओके, रिवर्स हमने ओपोज कैसे किया, अरब को वापस कैसे भेजा, वो बताओ। ये सारे इंप्रूवमेंट्स है, लेकिन ऐसा कोई जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं वैसी आइडियोलॉजी फॉलो करे, वैसा कोई हमारा एजुकेशन मिनिस्टर हो और उसके हाथ बंधे ना हो, खुले हो, ये तुझे जो करना है कर, तब जाके ऐसे रिफॉर्मेटिव चेंजेस आएंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अदरवाइज मैं भी यही सब पढ़ा हूं और अभी तुम भी यही सब पढ़ रहे हो। ओके, सो वी नीड चेंज एंड ड्रास्टिक चेंज, छोटा सा चेंज नहीं कि 5 चैप्टर है उसमें से 4 कर दिए कि निकाल दिया, दिस इज नॉट अ चेंज। ओके, निकाल दिया चलो और ठीक है, अभी नहीं है तो निकाल दिया, डाला क्या नया, क्या डाला। ओके, ये जो भी हम केमिस्ट्री सब कुछ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ हम तो वही पढ़ रहे हैं ना भाई, कि न्यूटन ने आया और इन्होंने ये किया, आइंस्टाइन ने ये किया, केमिस्ट्री आई तो इतनी इतनी केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, ये वो एलिमेंट्स, तो हमारी केमिस्ट्री कहाँ गई। ओके, जो हमारा रसायन शास्त्र है, आयुर्वेदा है, वो सब कहाँ गया। ओके, ये सब मैंने देखा है, डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, पढ़ा है। ओके, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर मुझे ऐसे लगा गया पढ़ाई नहीं हुई, अभी अधूरी है, लाइक दैट। ये सब तो हम क्या फिर रट के बोल देंगे भाई, यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था, फिर भाई नेपोलियन आया, नेपोलियन ने 1915 तक किया रूल, फिर 1915 में वॉर हुई, उसमें वो हार गया, फिर ये हुआ, फिर यूरोप में ये हुआ, फिर अफ्रीका में ये हुआ। हमारा पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ। नहीं है आज के हमारे सिस्टम में, जो भी इंडिया का है वो भी इनफ नहीं है, इंडिया का है वो भी बहुत कम। ये अभी डिटेल में पता होना चाहिए। चौला डायनेस्टी क्या थे रूलर, कब थे, कहाँ थे। अभी हमने पढ़ा मैत्रक रूलर्स क्या थे, कितने साल राज किया, सब कुछ डिटेल में होना चाहिए। और ऐसा नहीं है सब कुछ निकाल दिया है, लेकिन जैसे मैं अभी 2 साल पहले 6th को पढ़ा रहा था, 6th स्टैंडर्ड को, उनमें ऐसा डिटेल्ड में है। हाँ, 6th स्टैंडर्ड की जीएससीबी की एसएसटी के बुक में, बट वो लेवल नहीं है, वो सब तुम्हें पढ़ना चाहिए। 6 में हमारी मैच्योरिटी कितनी होती है हमें पता है, तो हम फिर वही करेंगे, क्या रट्टा मार लो और गए। ओके, याद कर लो। बट एक लेवल, जैसे अभी मैं 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री बताऊं ना, तुम्हें इंटरेस्ट आएगा, अरे ऐसा था। अभी जैसे ये कैसे पता चल रहा है, अच्छा नालंदा में ऐसा था, तक्षशिला में ऐसा था, वल्लभी में ऐसा था, एटलीस्ट वी कैन अंडरस्टैंड। 6th स्टैंडर्ड की मैच्योरिटी के हिसाब से तुम अभी मैं 6th स्टैंडर्ड को ये पढ़ा हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी,
वो रटेंगे ही रटेंगे, इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, वो मैच्योरिटी नहीं आई है। ओके, तो वो लेवल सही होना चाहिए, है ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं है, बट वो लेवल पूरा यहाँ होना चाहिए। चलो बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन अब जो है उस पर आगे बढ़ते हैं। सो हमारे वेदास के बारे में शॉर्ट नोट, हाउ मेनी वेदास आर देयर, ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, कितने हैं? चार है। ओके, विच आर दे एंड गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट, तो भाई कितने हैं, क्या है, और थोड़ा बहुत सबके बारे में बताओ। ओके, ये कहाँ ढूंढना है हमें? वन का 1.a, वन का 1 और पॉइंट ए, यस। ओके, सो देखो पॉइंट ए तक जाएंगे हम। गिवन बिलो इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। अब देखो, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं वेदास, क्वेश्चन तुम्हें आ गया, गिव इंट्रोडक्शन अबाउट एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। अब हम सोचेंगे सर ये तो हमने नहीं पढ़ा, वेदास पढ़ा है ना, छाप दो वो पूरा, मिलेंगे मार्क्स, उसी का तो है। ओके, मिलेंगे। फिर हम सोचेंगे कि सर दूसरा सब कुछ नहीं है, वो थोड़ा बहुत याद हो तो, वैसे तो होगा ही नहीं, वैसे मैंने तो देखा ही है पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन तुम इतना डिटेल में अगर 4 वेदास लिखा ना, वो समझ जाएंगे कि भाई इसने पढ़ा है। बोर्ड में किसी के पास, जैसे मैं तुम्हारे टेस्ट चेक करता हूँ, ऐसा टाइम नहीं है किसके पास। अगर मैं बोर्ड के जैसे चेक करता ना, तो अभी तक जितने भी तुम्हारे टेस्ट लिए ना, सारे चेक करके दे देता। क्यों? क्योंकि जैसे वो करते हैं वैसे नहीं, थोड़ा देखना पड़ेगा, तुम्हारी गलती तुम्हें बतानी पड़ेगी, एटलीस्ट लिखनी पड़ेगी, ये गलत है, ये गलत है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, लिखा है तो मार्क्स मिलेंगे, और नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब क्या लिखा है वो बहुत कम लोग देखते हैं, ऐसा नहीं कि देखते नहीं है, कुछ भी लिख के मत आ जाना। ओके, बट अगर ब्लैंक रख के आए हो तो गए, ब्लैंक रख के नहीं आना है, उसके रिलेटेड लिख के आओ, रिलेटेड। ओके, कुछ भी नहीं, रिलेटेड, वही चैप्टर का, वही टॉपिक के आसपास का। जैसे कि मान लो हमने तो तीनों पढ़ ली, मान लो कि वल्लभी तुम्हें पूछी गई, हमने तो पढ़ ली, मान लो हमने नहीं पढ़ी, लेकिन हमने पढ़ी है तक्षशिला और नालंदा, तो वहां के जो पॉइंट्स है, वैसे पॉइंट्स नालंदा को उठाओ, वल्लभी रखो, कुछ ना कुछ करो और लिख के आओ कि बहुत फेमस थी। फिर भाई नालंदा में आया था यूनसेंग, तो तुम अब यहाँ यूनसेंग लगोगे तो पकड़े जाओगे, तो तुम्हें लिखना है चाइनीज ट्रैवलर केम टू इंडिया एंड ही एक्सप्लोर्ड द यूनिवर्सिटी, वैसे। और वो बात भी सही है, इटसेंग आया था चाइना से ही, वो तुम्हें तो पता ही नहीं है क्योंकि तुमने वो तो पढ़ा ही नहीं, बट तुम लिख सकते हो चाइनीज ट्रैवलर, नाम मत लिखो। ये सब करना पड़ेगा अगर ऐसा कोई सीन होता है तो, ऐसा कोई सीन, क्योंकि बाहर से ही क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, बाहर से मतलब एक अलग तरह से बना के क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें तो तुम्हें तुम्हारा लॉजिक दौड़ाना ही पड़ेगा। सीबीएसई स्टूडेंट को तो मतलब 40% ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि कुछ ना कुछ दौड़ाना पड़ेगा, जिसने दौड़ाया वो आगे और नहीं दौड़ाया वो रह गया। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं है, तुम्हें 99% यही सब पूछा जाएगा, 99 नहीं, 99.99%, 0.01% आने के कुछ चांस है अलग, तो वो भी छोड़ना नहीं है, छोड़े तो डायरेक्ट 0। और अगर लिखा तो आधे मार्क्स तो ऐसे ही मिल गए, भले ही तुमने कुछ भी लिखा हो, जैसे कि वल्लभी नहीं पढ़ी और तुम उसने नालंदा चेप के आए ना, तो भी मार्क्स मिलेंगे। बट फिर हर जगह नालंदा नालंदा, भाई वल्लभी पूछा है, ये क्या नालंदा लिख रहा है, तो वर्ड नहीं आना चाहिए नालंदा। ये टीचर के चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, ये भी एक फॉल्ट है एजुकेशन सिस्टम में, ऐसे चेकिंग नहीं होनी चाहिए, बट अभी हो रही है, तो फिर हम पढ़ ही रहे हैं, हम पढ़ ही रहे हैं, बहती गंगा में हम भी फिर हाथ धो लो, फिर ऐसे लाइक दैट। ओके, ये सब बोलना मत कि हमारे सर ने सिखाया। अच्छा चलो। The ancient Indian literature is broadly divided into the Vedic and classical literature. तो जो एंशिएंट इंडियन कल्चर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है लिटरेचर को, वैदिक एंड क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिकल लिटरेचर एंड वैदिक लिटरेचर। Vedic literature was written in Sanskrit and classical was written in Sanskrit, Pali and Tamil language. Okay. तो वैदिक जो था वो पूरा का पूरा संस्कृत में लिखा गया था, और जो क्लासिकल था वो संस्कृत, पाली और तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वैदिक लिटरेचर। वेदा मीन्स नॉलेज। देखो, वेद
वेद, वेदा, ऐसे एक्चुअली वेद ही प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये लगाते हैं इसलिए हम वेदा पढ़ते हैं। अदरवाइज वेद, तुम संस्कृत, हिंदी, गुजराती पढ़ोगे तो वो हम ऐसे पीछे वो मात्रा नहीं लगाते, वेदा, वेद ही लिखते हैं। सो वेदा, इंग्लिश में तो बोलेंगे हम, वेदा मीन्स नॉलेज एंड देयर आर 4 वेदास। ओके, तो वेदा का मतलब ही क्या है, नॉलेज, और कितने वेदास है, 4। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा ही बताना है, डिटेल्ड तो हमारी लाइफ कम पड़ेगी ये एक अंडरस्टैंड करने में। ओके चलो, मैंने अभी थोड़े 1.5 ईयर पहले एक कोर्स स्टार्ट किया था, ऑनलाइन कोर्स, क्योंकि मुझे इसमें एक्सप्लोर करना था। तो उसमें यही सब थी चीज़ें कि इंडियन कल्चर एंड वेदास। कल्चर का थोड़ा ही पार्ट था, लेकिन वेदास का बहुत बड़ा पार्ट था। तो उसमें मैंने ऋग्वेदा तक आगे बढ़ा, मतलब अराउंड ऐसा समझो कि 6 to 8 मंथ की वैलिडिटी थी, कि 8 महीने में तुम्हें वो कोर्स कंप्लीट करना है तुम्हारी स्पीड से। ऑनलाइन लॉग इन करो, वीडियो लेक्चर देखो, सपोज 10 वीडियोस देखे, उसके बाद एक एग्जाम होगी एमसीक्यू बेस्ड, उस और डिस्क्रिप्टिव भी होगी, तो टाइप करना है डिस्क्रिप्टिव में तुम्हें जो भी लगे, और एग्जाम देनी है। तो बिकॉज ऑफ द शेड्यूल मैं वो कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया। 5,000 रुपीज़ पे किए थे कोर्स के। ओके, और बहुत ही अच्छे इंस्ट्रक्टर थे, मटेरियल भी बहुत अच्छा था, बहुत पैसे भी पे किए थे, और ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स था। उसमें प्रोफेसर इंडियन थे, यूनिवर्सिटी यूएसए की। देखो, यूनिवर्सिटी यूएसए की और प्रोफेसर इंडियन। क्यों क्यों गए ये इंडियन प्रोफेसर वहां? क्योंकि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस देता नहीं है। यहाँ की कॉलेज अगर पैसे देती, यहाँ की गवर्नमेंट पैसे देती, ये लो बच्चों को पढ़ाओ एंशिएंट इंडियन कल्चर, तो वो क्यों जाते भाई वहां पढ़ाने के लिए? इज द थिंग, सही चीज को पकड़ो। तो वो मैंने स्टार्ट किया था, बट व्हाट एवर, अनफॉर्चुनेटली बोलेंगे हम कि वो कंप्लीट ना हो पाया, लेकिन अभी भी अंदर है। ओके, कभी पढ़ेंगे, लेकिन अब फिर क्या है कि 5,000 पे किए थे, वो तो गए, अब तो गए, अब फिर से पे करने पड़ेंगे। तो अब डिटर्मिनेशन से कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये नॉलेज गेन करते हैं। फिर वहां पे एक और डिजायर थी कि ये सब पढ़े तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का तुम्हें सर्टिफिकेट मिले। ओके, मेरे पास बिट्स पिलानी का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, आईआईटीज में से मैंने कोर्सेज किए हैं, ऐसे ही ऑनलाइन कोर्सेज आईआईटीज में से किए, आईआईटी मद्रास में से, वो सर्टिफिकेट है। इट विल गिव यू दैट प्राउड फीलिंग। ओके, अब वो प्राउड फीलिंग भी चाहिए थी हाँ मुझे, इसीलिए ये स्टार्ट किया था। लेकिन अब वो प्राउड फीलिंग भी थोड़ी डिफ्रेंशिएट हो गई है। क्या भाई, नॉलेज गेन करना है तो कर ही सकते हैं ना, नॉलेज तो फ्री है। ओके, सर्टिफिकेट चाहिए ना तो बहुत सारी फीस लगती है, और फिर सर्टिफिकेट में सबको दिखाओ, देखो मैंने ये किया है, देखो मैंने ये किया। अगेन ये इगोइस्टिक बात हो गई। ओके, तो अब जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है वैसे वैसे तुम इसको साइड में रख के जाते हो, भाई इगोइस्टिक नहीं, मुझे तो मैं सीखना है इसीलिए। तो कोई मुझे बता दे कि भाई सारा नॉलेज मिल रहा है तो ले लो, फिर उसके लिए भाई सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं, भाई सर्टिफिकेट छोड़ना, पहले नॉलेज लेना तू, लाइक दैट। ओके, तो दैट्स वाई अब मैं, मेरा ट्राई रहता है कि मैं नॉलेज तो गेन करूं, बट जरूरी नहीं है कि सर्टिफिकेट के साथ। बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। चलो, तो तुम भी आगे जाके शायद तुम कुछ ऐसा कर सकते हो, अगर इंटरेस्ट हो तो पढ़ सकते हैं एंड ऑल। जैसे कि एक कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है, नाम मुझे अभी याद नहीं है, वहां पर 10 डेज का कोर्स होता है। वो तुम्हें क्या करते हैं पता है, संस्कृत सिखाते हैं, डिटेल एकदम, मतलब जीरो से लेकर के हीरो तक। ओके, एकदम बेसिक कोर्स, और लेकिन दैट कल्चर यू हैव टू फॉलो फॉर 10 डेज। घर पर बात नहीं करनी है, अलग रहना है, कपड़े भी वही पहने, धोती कुर्ता साड़ी वाड़ी वही पहनना है, खाना भी वही खाना है, वो जो एंशियंट से हमें वो जो हमारा वो बीमार है तो हम जो खाते हैं ना खिचड़ी विचड़ी और सात्विक भोजन, ओके वही खाना है, कोई जंक फूड नहीं। उठना सोना वही टाइम पीरियड पे, कि भाई 7-8 बजे, उससे पहले खा लिया, 8-9 बजे सो गए, सुबह 4 बजे उठ गए, थोड़ी एक्सरसाइज की, वॉकिंग किया, ये वो, पढ़ने बैठ गए। वही कल्चर जो हमारे आश्रम सिस्टम में फॉलो होता था पहले, वैसा आज की डेट में भी है, आज की डेट में भी है। आई वॉज, ये भी एक मेरी डिजायर थी कि कभी ऐसा हम करेंगे। ओके, अब
देखते हैं हो तो, नहीं तो अब ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा, लेकिन सीखना तो है। क्यों अभी क्यों सीखना है? सारे स्क्रिप्चर्स अवेलेबल तो है हिंदी गुजराती में इंग्लिश में, तो क्यों संस्कृत सीखना है भाई? यही हमारी हिस्ट्री है। मेन चीज तो संस्कृत में ही थी ना, फिर हिंदी गुजराती इंग्लिश सब में ट्रांसलेट हुई है। जो मेन है वो किस में थी? संस्कृत में थी। अब संस्कृत में कुछ थिया, जो कुछ था और जिसने ट्रांसलेट किया उसने कुछ गड़बड़ कर दी हो, तो तुमने भी वो गड़बड़ कर दी। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं गड़बड़ क्या है। हम मानते नहीं है गड़बड़ कर दी, क्योंकि हमसे तो ज्यादा संस्कृत उसे ही आता है, उसने ही तो ट्रांसलेट किया। फिर भी बहुत सारे हमारे स्क्रिप्चर्स ऐसे भी है जो ट्रांसलेट नहीं हुए, ट्रांसलेट ही नहीं हुए, अभी भी संस्कृत में है। तुम्हें दे दिया, क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, वो नॉलेज ही नहीं है। तो डायमंड दे दिया तुम्हें, इसका क्या करे सर, ये तो पत्थर लग रहा है। क्यों? क्यों हमें पता ही नहीं है ना। वो बोलते हैं ना कि क्या है वो, गुजराती में ही फ्रेज है ना, ज्वेलरी की पहचान ज्वेलर को ही होती है, ऐसी कोई फ्रेज है ना, जौहरी को ही होती है। हाँ यस, हम जौहरी हो तो पता चले कि हीरा है या नहीं, अदरवाइज तो पत्थर है, कांच का टुकड़ा है समझ के फेंक देंगे। चलो तो ऋग्वेदा पहला वन कंसिस्ट ऑफ 1028 वर्सेस विच आर डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। तो कितने वर्सेस मतलब श्लोकास है? 1028, याद रखना 1028, जिसको 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मोस्ट ऑफ दीज वर्सेस आर प्रेयर्स ऑफर्ड टू द गॉड्स। बात तो सही है क्या? 1028 वर्सेस है, उसको 10 पार्ट में डिवाइड किया है, और मेजरली जो है, मेजरली ओके 99% हम बोल सकते हैं, वो सारे क्या है? प्रेयर्स है, जो हम भगवान को करते हैं, जब प्रेयर वर्शिप करते हैं वही है इसमें। ओके, जिसको हम हाइम्स बोलते हैं। क्या? हम तो श्लोकास बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? हाइम्स, HIMNS, हाइम्स। ओके, हम क्या बोलते हैं? श्लोकास। हम श्लोकास बोलते हैं, इंग्लिश में हाइम्स बोलते हैं। ऋग्वेदा नेक्स्ट, सामवेदा। ओके, सो फोकस इज ऑन रेसाइटेशंस ऑफ द वर्सेस इन द ऋग्वेदा। देखो ऋग्वेदा में वर्सेस हैं और वो सारी मोस्टली प्रेयर्स है, ऑफरिंग्स है, और अब इसमें क्या है? रिसाइटेशंस, कि उसको पढ़ते कैसे है, उसको गाते कैसे है, उसको बोलते कैसे है, वो सब कहाँ पर है? सामवेदा में है। अगर स्टोरी वाइज देखोगे ना तो हिस्ट्री बहुत इजी लगेगी, लेकिन स्टोरी वाइज देखने के लिए वैसे पढ़ना पड़ेगा, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं कि पर्टिकुलर टाइम में तुमने उतना ही किया, अभी ये मिलेगा तो सही। यही कहीं पे थे ना हम? अरे वो तो पहला ही क्वेश्चन था ना। हाँ ये रहा। सो पहला क्या था? ऋग्वेदा 1028 वर्सेस, उसको 10 पार्ट में डिवाइड किया। मोस्ट ऑफ दी ऑफरिंग्स थे, श्लोकास थे, प्रेयर्स थी टू द गॉड्स। सेकंड सामवेदा, जिसमें ऋग्वेदा में जो वर्सेस थे उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका रिसाइटेशन, उसको गाना, ओके, वो था सामवेदा में। यजुर्वेदा डिस्क्राइब्स द हाइम्स रिसाइटेड एट द टाइम ऑफ यज्ञास एंड अदर रिलीजियस रिचुअल्स। ये यजुर्वेदा में क्या है, ये सब याद होना चाहिए। हाँ तुम्हें एटलीस्ट ऊपर ऊपर से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, वैसे भी याद होना चाहिए। ओके, क्या यजुर्वेदा में क्या है? जो यज्ञ हम करते थे बोलेंगे, अभी तो एक दो ही यज्ञ करते हैं, शादी के टाइम पे ग्रह शांति कर दी, और बहुत कम यज्ञ, बहुत कम करते हैं हम, नवचंडी यज्ञ जैसे होता है। ओके, तो बहुत कम करते हैं, करने चाहिए लेकिन कम करते हैं। ओके, क्यों? कलयुग है ना। ओके, क्योंकि अगर ज्यादा करें ना तो हम खुद ही सतयुग में पहुंच जाएंगे। सतयुग में पहुंच जाएंगे मतलब हम पहुंच जाएंगे, मतलब कोई और जगह नहीं चले जाएंगे, हमारे अंदर ही हमारी बिलीफ सिस्टम, हम खुद, हमारी मेंटालिटी वैसी हो जाएगी। वो तो अच्छी बात है, तो करने चाहिए। ओके, तो यजुर्वेदास
तो उसमें यो जो हम यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, उस टाइम पे जो श्लोकास है, वर्सेस है, जो हम प्रोनाउंस करते हैं, रिसाइट करते हैं, उसको समझाया जाता है। उसको मैरिज रिचुअल्स है उस टाइम पे, जो श्लोकास है, ओके, तो हम तो बोल देते हैं पंडित जी, हम तो, हमें तो पता भी नहीं, ओके, हम तो पूरे डिपेंडेंट है किसके ऊपर? पंडित जी के ऊपर। पंडित जी ने जो भी बोला वो सब, हाँ ठीक है, पानी लगाओ, सब पानी चढ़ा दिया, ओके, फूल चढ़ाओ, चढ़ा दिया, वो फिर बोलना, मन में बोलते रहना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ही बोल रहे हैं, बोले कि 11 बार बोलना है, या जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक बोलना। अब वो शिव जी के 108 या 1008 नाम जप कर रहे हैं वो, लेकिन वो एक्चुअली में हमें करने हैं। वो हम करने बैठे तो 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि उतनी स्पीड नहीं है, उतनी प्रैक्टिस नहीं। क्या है ओ शंकराय नमः ऐसे हम पढ़ेंगे, क्योंकि पहले ही पढ़ रहे, पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस से भी दर 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 चलता ही रहता है। तो अभी शॉर्ट में करने के लिए रास्ता क्या दे दिया उन्होंने, आप बोलते रहिए ओम नमः शिवाय, ये तो हमें पता ही है। गणपति जी का होगा तो बोलेंगे ओम गंग गणपति नमः बोलते रहिए, विष्णु जी का होगा तो बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे बोलते रहिए। और वो क्या करेंगे पंडित जी, वो 1008 108 भगवान जी के श्लोकास और नाम जप करेंगे। तो वो बोलेंगे कि भाई ओम रुद्राय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शंभु नमः, ऐसे सब बोलते रहेंगे। हमें मन में क्या बोलते रहना है? ओम नमः शिवाय। एक्चुअल में हमें क्या कर, ये बोलेंगे तो भी हमें भगवान की आशीर्वाद तो मिलेंगे ही, लेकिन भाई 19-20 है, ओके, यहाँ पे हमें 19 मिल रहा है, और ये अगर हम करते तो हमें 20 मिलता। बट हम डिपेंडेंट है ना, नहीं तो हम ही पंडित जी नहीं हो जाते। ओके, बट ये सारी चीजें हैं, हमें पता होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट पंडित ब्राह्मण मतलब क्या, कि पंडित मतलब क्या जो ये बस पूजा करवाए हो पंडित, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सबको सब कुछ करना आना चाहिए। समय आने पर पंडित जी को काम भी करना पड़ेगा ना, घर में झाड़ू भी लगाना पड़ेगा। समय आने पर पंडित जी को कुछ लेन देन ट्रेड करने भी जाना पड़ेगा। समय आने पर पंडित जी को ही हथियार भी उठाना पड़ेगा, ओके। और पंडित जी तो वो है ही, तो मतलब ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, सब कुछ खुद ही बनना है। ये चारों वेदास आने चाहिए, एक वेदास ही आ रहा है तो नहीं चलेगा, ओके। मतलब हम सिर्फ, मतलब सबको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। आज की डिमांड वो है, ओके, कि भाई हम राम जी को भी मानते हैं और कृष्ण जी को भी मानते हैं। समय आने पर फिर हम भी उठाएंगे, ऐसे लाइक दैट। वो एक मूवी में बहुत ही अच्छा डायलॉग है, हम गांधी जी को भी मानते हैं और चंद्रशेखर आजाद को भी। एक सनी देओल की मूवी है, आई थिंक चैंपियन ऐसा कोई मूवी है, तो उसमें था। ये तुम क्या समझ रहे हो, मतलब गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं हम, दैट मीन्स कि हम सबको चयन कर लेंगे ऐसा, नॉन वायलेंटली। भाई गांधी जी को मानते हैं हम, और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को भी मानते हैं कि भाई गलत चीज सहन नहीं कर लेंगे। तो वैसे तुम्हें राम जी की जैसे जीना है, फिर कई जगह कृष्ण जी जैसे भी, कोई तुम्हें अभी राम जी जैसे ही तुम महाभारत लड़ोगे तो कैसे होगा? वहां पे अन्याय चल रहा है, ओके। तो फिर कृष्ण जी ही कृष्ण जी बन के सिखा रहे हैं ना कि अधर्म को हराने के लिए किया गया अधर्म भी धर्म है। धर्म को हराना ही है, धर्म को तो कुछ भी करके जीतना ही है। तो उसको हराने के लिए अगर धर्म को अधर्म करना पड़ रहा है, वो भी धर्म है। तो वो है हमारे, हम सिर्फ एक ही चीज पकड़ रखेंगे तो भी अच्छा है। हम तो अभी वो लेवल पे भी नहीं है कि हम एक ही चीज को पकड़ रखें, हम तो चेंज होते रहते हैं। वो तो पकड़ लो, हम सिर्फ एक, सपोज मैं बोल रहा हूँ राम जी की आइडियोलॉजी, कृष्ण जी की आइडियोलॉजी, बट अगर हम एक की भी समझ गए ना तो भी खत्म, सब वही संभाल लेंगे, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना, सब कुछ वही संभाल लेंगे। कृष्ण जी का काम भी वही संभाल लेंगे, राम जी का काम भी वही संभाल लेंगे, और फिर सब कुछ छोड़ के बुद्ध भगवान की आइडियोलॉजी भी वही संभाल लेंगे, हमें सब कुछ कर देंगे। हम एक को पकड़े तो सही, हमने तो किसी को पकड़ा ही नहीं है। एक को बुद्ध जी देखो एकदम फिर शांत, महाभारत भी हो गया, देखो इनकारनेशन का टाइमिंग देखो और क्रोनोलॉजी देखो। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, ओके,
एकदम रूल्स के हिसाब से। लेकिन भाई तुमने हमारे साथ गलत किया तो फिर हमें युद्ध करना पड़ेगा। अभी सोचो, युद्ध करना पड़ेगा मतलब कितनी बार तो उनको शांति दूत भेजे। भाई अभी भी समय है, भले ही तुमसे गलती हो गई, माफी मांग लो, युद्ध रह जाएगा। अरे कितनी बार दिया, इवन सब लोग मर गए और अब तो सिर्फ रावण बाकी है, सिर्फ रावण बाकी है। तो बोलेंगे अब भी टाइम है, तुम जिंदा रह सकते हो, अच्छे से विद ड्यू रिस्पेक्ट सीता जी को लौटा दो। तभी भी नहीं हुआ तो ये हुआ। ओके, तो मतलब लास्ट टाइम, और राम भगवान अपनी जीत से ज्यादा रावण की मौत पे दुखी थे। ये सब हमें पता नहीं है, हमें कोई बताता नहीं, सिखाता नहीं। रावण को मार दो, रामनवमी हो गई, ओके दशहरा मन गया, राम राम बन जाओ, ऐसे पहन लो राम जी जैसे वस्त्र, बाण ले लो और मार दो, रावण दहन हो गया। खुद की जीत की खुशी से ज्यादा रावण की मौत का दुख था राम जी को। तो वो महान ज्ञानी थे, पंडित थे, शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की थी उन्होंने। तो इतने बड़े ज्ञानी इस धरती से चले गए, उसका दुख था अपनी जीत से ज्यादा, कि भाई एक किडनैपर था, मेरी वाइफ को किडनैप करके ले गए और मैंने मार दिया। वो इगोइस्टिक खुशी से ज्यादा किसी की डेथ हो गई और वो भी मेरी वजह से हुई, उसका दुख था उनको। ये हम राम जी को इसीलिए तो क्या बहुत दूर है समझना, तो बहुत दूर है अभी। ओके, अभी तो हम लड़ रहे हैं बातों से, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट से लड़ रहे हैं कि राम जी ने ये किया, राम जी यहीं पैदा हुए थे। ओके, कोई बोल रहा है नहीं राम जी यहाँ नहीं थे। ओके, मंदिर बनाया, ये किया वो किया। अभी हम बहुत दूर है, मतलब रास्ते पे तो है लेकिन अभी बहुत दूर है समझना कि एक्चुअल में क्या था राम राज्य, राम जी की आइडियोलॉजी। तो अगर एक को भी पकड़े, अब देखो मैं तुम्हें क्रोनोलॉजी बता रहा, राम जी, फिर कृष्ण जी, वो भाई गलत सहन नहीं करेंगे, सही तो सही और गलत तो सामने गलत भी मिलेगा। वो बोलते हैं ना कि सब लोग अगर समझाने से समझ जाते, सब लोग अगर समझाने से समझ जाते तो वो मुरली बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। ऐसा कि वो तो सुप्रीम लॉर्ड थे, उनके ऊपर तो कोई नहीं है, उन्होंने भी समझाया था। लेकिन हर कोई अगर समझाने से समझ जाता तो महाभारत होती ही क्यों, सबको समझाते ही बात खत्म हो जाती। हर कोई समझता भी नहीं है। और फिर उसके बाद महाभारत भी हो गई, सब कुछ। अब नेक्स्ट इंकारनेशन देखो, लॉर्ड बुद्धा। ए भाई तुम यहां पैदा हुए ना, मतलब दुखी दुख है, छोड़ो तुम ये सब मोह माया। और बुद्धिज्म, अब वो खुद को जानने की मेथड है, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। खुद को जानो कि क्या हो तुम, नहीं तो आए हो तो दुख तो आएगा ही, पहले नहीं आएगा तो बाद में आएगा। दिन होगी तो रात भी होने ही वाला है। पहले मजे कर लिए, अब बुढ़ापे में सपोज दांत दर्द कर रहे हैं, ओके क्यों, पहले बहुत आइसक्रीम खाया होगा इसलिए। अगर बहुत जंक फूड खाया और बड़े हो गए, मोटे हुए, घुटनों पे दर्द आने लगेगा 40 के बाद, पहले खाने के समय नहीं आएगा। अभी हम जंक फूड खा ले तो कुछ नहीं, फिर 40-45 के बाद घुटनों, अरे यार घुटनों में दर्द, अभी बुढ़ापे का प्रॉब्लम नहीं है, जब खाना था तो तुमने ओवर लिमिट कर दिया, तो अभी आएगा वापस रिटर्न। सब कुछ यहीं देके जाना है, जितना भी यहां से लेंगे वो सब यहां ही देके जाना है। मैं सपोज, और वो हम अपने माइंड से अच्छा बोले या बुरा बोले, मैंने अच्छी चीज गेन की, बहुत नॉलेज गेन किया, यहीं पे नॉलेज भी देके जाना है। अगर बुरा चीज बहुत गेन किया, वो भी यहीं पे देके जाना है। तो दैट इज द थिंग। फिर बुद्धा जी ने अलग रास्ता बताया, सब इनकारनेशन, सारे ही अवतार ने अलग अलग वे बताए हैं लिविंग के, कि कैसे जीते हैं। ओके, तो वही सब है। ओके, यजुर्वेदास, उसमें बताया गया है कि जो हाइम्स है उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग तो पता होना चाहिए। मैरिज टाइम के रिचुअल्स, वहीं से हम गए थे, पंडित जी से ही गए थे। ओके, अथर्ववेदास द लास्ट वन, ओके फोर्थ वन, ये बाद में आया था। एक्चुअली सबसे पहले 3 ही वेदास थे, सबसे पहले 3 वेदास ही थे। ओके, फिर लास्ट में आया था अथर्ववेद। इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है, अभी हम नहीं जाएंगे। ओके, डिस्क्राइब्स द डिफरेंट रिचुअल्स एंड संस्कारास।
तो अलग अलग रिचुअल्स होते हैं और जो संस्कार होते हैं, जैसे कि हिंदुइज्म में हम 16 संस्कार फॉलो करते हैं। ओके, तो सबसे पहला होता है हमारे बर्थ से भी पहले गर्भ संस्कार। हम आए तो गर्भ संस्कार हुआ किसका? हम हमारे मदर का। और हमारा कब? जब हम वूम्ब में थे, तब जब बॉडी के अंदर थे तब ही संस्कार शुरू हो गया। सोचो, 6 मंथ 7 मंथ कंप्लीट हो गए तब से ही संस्कार शुरू हो गए। तो गर्भ संस्कार, फिर जब अब तो इतने रहे नहीं है, ओके, बहुत कम रहे नहीं है, मतलब है लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं, है लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन सबसे पहले वो क्या बोलते हैं उसे? बेबी शॉवर इंग्लिश में, और हिंदी गुजराती में श्रीमंत। हाँ, ओके, सो दैट इज गर्भ संस्कार। संस्कृत में उसका वर्ड क्या है? गर्भ संस्कार। मतलब कि गर्भ में जो भी बेबी है उसको संस्कार दो। संस्कार दो मतलब ऐसा नहीं कि कान में कुछ बोल के जाओ, गिफ्ट दे दो और तिलक विलक कर दो, नए कपड़े पहन लो, खाना खा लो, खत्म। अब थोड़ा संस्कार देना स्टार्ट कर दो भाई, वो बेबी बाहर आने वाला है, अच्छे अच्छे संस्कार दो उसे। कैसे देंगे? अभी तो बाहर भी नहीं आया भाई। तुम खुद अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा लिखो, तो वो ऑलरेडी ट्रांसमिट होता जाएगा। और जब बाहर आ जाए तब घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि वो देख के सीखे। अभी घर में लड़ाई हो रही है तो वो देख के लड़ाई भी सीख लेगा, और घर में शांति है, घर में प्यार है, तो वो भी देख लेगा। घर में तुम एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हो वो भी वो ऑब्जर्व करेगा। सब कुछ ना करना हो तो भी होगा। तुम्हें यहाँ पे ऐसे बिठा दिया छत पे, बैठे रहो 1 घंटा छत पर, क्या करोगे तुम? कुछ तो करोगे। मोबाइल नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, क्या करोगे? कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करोगे, कुछ ना कुछ। या तो तुम्हारे अंदर, वो बहुत कम लोग करते हैं, और या तो बाहर। अच्छा, इस साइड ये घर है, इस साइड ये है, अरे पतंग भी चल रही है, बहुत हवाएं है आज, ये आवाज आ रही है, कहीं पे डीजे बज रहा है। कुछ ना कुछ ऑब्जर्व होता रहेगा। वो बच्चा भी ऑब्जर्व करता है, भले ही वो बोल ना पाए, वो ऑब्जर्व करता है, उसको सब पता चलता है। वो सारे संस्कार है। तो मेनली तो हमें 1-2 संस्कार ही पता होंगे, ओके, बट 16 संस्कार है हमारी लाइफ में। गर्भ संस्कार, फिर बीच में आता है लग्न संस्कार, और लास्ट में आता है अंतिम संस्कार। लेकिन बीच में बहुत सारे संस्कार है। जब पैदा होते हैं वो संस्कार, फिर पहली बार ये जो तुम कान में पहन रहे हो ना, उसको हम जो होल करवाते हैं ना, वो भी वन टाइप ऑफ संस्कार है। क्यों पता है? ये कैसा संस्कार है कानों में होल करने का? वो भी लड़कियों को, जरूरी नहीं है, लड़की लड़कों दोनों को करना होता है। हमने छोड़ दिया है लड़कों को करना। मुझे पता चला तब मैं बहुत बड़ा हो गया, अब करवाऊंगा तो पता नहीं कैसा लगेगा, बट ओके, ये दोनों का है, एक का नहीं है। और एक्चुअली ये बहुत ही एक्टिव हाई हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है। यहाँ पे होल करेंगे तो हमारा जो इंटेलेक्ट है वो ग्रो करेगा। ऐसे ही नहीं यहाँ पे क्यों यहीं पे करवाया भाई, यहाँ ऊपर करवाओ ना। अभी तो फैशन के लिए करवाते हैं लोग, ओके, बट जो हमारा संस्कार है वो यहाँ है। यहाँ भी करवाते हैं, यहाँ करो, कहाँ कहाँ होल करवा देते हैं, ओके, बट संस्कार कहाँ का है? यहाँ का है, ओके, क्योंकि ये एक पॉइंट है। ये पॉइंट पर्टिकुलर भाई रीजन है। तिलक यहाँ ही करते हैं, यहाँ पर भी हमारी ग्लैंड है, वो भी ग्रो होती है। एक चक्र है जो हम 7 चक्र बोलते हैं, वो तो यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी हम यहाँ ही क्यों पहनते हैं? यहाँ पर भी है जो तुम पहनते हो, क्या बोलते हो उसे? नोज रिंग, इंग्लिश में नोज रिंग ना, ओके, नथनी नोज रिंग। तो वो यहाँ क्यों पहनते हैं भाई? उसका रीजन है। यहाँ पे पहन लो ना, नहीं तो सब जगह पहनते हैं, उसका रीजन है। रीजन हमें पता नहीं होता, बट कहने का मीनिंग है ये भी एक टाइप ऑफ संस्कार है। फिर जब तुम गुरुकुल में जाओ और शिक्षा लेना प्रारंभ करो अपने टीचर से, वो भी एक संस्कार है कि भाई आप जो बोलो ना वो सही। आप बोलो ये रात है तो रात है, ऐसे उतना डेडिकेशन होना चाहिए कि गुरु ने बोला ना ये रात है तो रात है, फिर चाहे पूरी दुनिया बोले भाई दिन है दिखाई नहीं देता क्या, गुरु जी ने बोला है रात है तो रात है। उतना डेडिकेशन होना चाहिए, उतना, ये भी एक संस्कार है। और फिर अगर शिष्य का इतना डेडिकेशन है तो गुरु का डेडिकेशन क्या है? मेरे पास्ट लाइफ और अभी की लाइफ का पास्ट एक्सपीरियंस में जितना भी नॉलेज है मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये गुरु का डेडिकेशन, कि उनके पास जो भी है वो सब कुछ दे देंगे। सोचो, लेकिन फिर हम मांगते तो है सब कुछ दे दो, और हमारा डेडिकेशन वैसा है नहीं। अरे हम अपना दिमाग दौड़ा, सर कहाँ
अभी रात क्या बोल रहे हो, दिन है, ऐसे हम बोलेंगे, हम अपना लॉजिक लगाएंगे। वो सब एग्जाम्स है उनकी लेवल को टच करने की, तो वो सब संस्कार है। चलो, अथर्ववेदास में रिचुअल्स और संस्कार की बात होती है, चारों चार पता चल गया। कौन सा? ऋग्वेदा, उसमें 1028 वर्सेस है, 10 पार्ट्स है, और उसमें क्या किया जाता है जनरली? मोस्ट ऑफ दी वर्सेस क्या है? प्रेयर्स है टुवर्ड्स द गॉड। सेकंड, सामवेदा में वही वर्सेस को समझा, प्रोनाउंसिएशन और रिसाइट कैसे करते हैं वो बताया गया है। देन यजुर्वेदा में हम जो यज्ञ पूजा करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, मैरिज रिचुअल्स करते हैं, उस टाइम पे जो श्लोकास बोलते हैं, वर्सेस बोलते हैं, उसको समझाया गया है। एंड लास्टली अथर्ववेदास में रिचुअल्स और संस्कार के बारे में बताया गया है। आगे उपनिषद लिटरेचर में, उपनिषद के ऊपर एक सीरीज तो नहीं बोलेंगे, बहुत पुराना है, बट एपिसोड्स है अराउंड 50 to 60 एपिसोड्स। ओके, आई विल सेंड यू, बट नॉट नाउ। तुम लोग याद रखना कि सर भेजो, तब मैं भेजूंगा तुम्हें। ओके, कब? वैकेशन में, तो वो देखना तुम। अगर 50 दिन का छुट्टी है तुम्हारा, होगा ही ऑब्वियसली, और तुमने एक एपिसोड भी रोज देखा ना, तो दैट नॉलेज तुम लाइफ टाइम याद रखोगे। ओके, क्या करना है? आधे घंटे का या 20 मिनट का एपिसोड है, 20 मिनट्स, और इंटरेस्टिंग, हाँ इंटरेस्टिंग, ऐसा नहीं कि बोर हो जाओगे। इंटरेस्टिंग एपिसोड है यूट्यूब पर फ्री, तुम मुझे बताना, तब मैं तुम्हें भेज दूंगा। रोज एक 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 देखते रहना, बहुत इतना नॉलेज मिलेगा ना कि तुम 10th तक जो भी हिस्ट्री पढ़े ना, उसकी भी कंपेयर नहीं कर सकते, उतना ज्यादा नॉलेज है वही 20 मिनट्स में। अगेन वो लेवल का अंडरस्टैंडिंग होना भी जरूरी है, तो तुम्हें जितना भी समझ में आए, ओके, बट वो नॉलेज बहुत हाई क्लास है, वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। सो उपनिषद, ओके, अब देखो जितना भी है उपनिषद, वेदांत, ये वो, सब में बेसिक नॉलेज तो वो चार वेदा का ही है, उसी को अलग तरीके से बताया गया है, वो समझ जाना। ओके, so Upanishad literature discusses philosophical issues such as the beginning of the universe in dialogue form। तो उपनिषद में क्या है? फिलोसॉफिकल, मतलब तत्व चिंतक बोलते हैं ना, फिलोसॉफिकल क्या क्या है, कि भाई कैसे ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा जीवन का ध्येय क्या है, गोल क्या है। ओके, ऐसे सब सोचने वाले, ये कुछ होता नहीं है क्या यार, गोल गोल गोल, अभी तेरा गोल है 10th पास करो फिर बोलेंगे भाई पैसे अर्न करो, कॉलेज में जाओ, नौकरी, पैसे अर्न करो, शादी करो, ये वो, तो ये सब तो गोल, फिर ये सब कोई नहीं सोचता, जनरली नहीं सोचते। लेकिन जो सोचते हैं, ओके, तो उसमें क्या क्या सोचना है एंड ऑल सब कुछ कंटेक्स्ट वो गिवन है किसमें? उपनिषद लिटरेचर में। ओके, कि क्या होना चाहिए, ये जो मैंने अभी तुम्हें वो संस्कार वो सबका बताया, उसमें से काफी कुछ मैंने वहीं से सीखा है, उपनिषद से। ओके, सो ब्राह्मणिकल लिटरेचर एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ वेदास एंड गिव डायरेक्टिव्स रिगार्डिंग द प्रॉपर बिहेवियर। तो ब्राह्मणिकल लिटरेचर है, वो वेदास को समझाते हैं और तुम्हारे बिहेवियर को, तुम्हारी आइडेंटिटी को कैसे इंप्रूव करे, डायरेक्टिंग रिगार्डिंग प्रॉपर बिहेवियर, तुम्हारा आइडेंटिटी, तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे आगे ले जाए, उसके बारे में बताते हैं। कौन? ब्राह्मणी लिटरेचर। Then Aranyakas were composed in the forest in the later phase of the life and deals with the philosophical issues। तो भाई later phase of life मतलब के ऐसे क्या बोलते हैं उसे, वानप्रस्थाश्रम, हमारी जिंदगी के सपोज 100 साल है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला बाल अवस्था, देन यौवन अवस्था, ऐसे अलग अलग है। तो वैसे जो एक है वो है वानप्रस्थाश्रम, मतलब कि सपोज 50 इयर्स हो गए, ओके, तुमने अपना काम कर लिया, मतलब तुमने पढ़ाई भी कर ली, फिर मैरिज किए, और मैरिज करने के बाद अच्छे से मतलब एंजॉय भी किया। अब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ घूमे फिरे, एंजॉय, बच्चे भी हो गए, ओके, तो मेजरली काम तुम्हारा हो गया। अब बाकी के जो 25 इयर्स हैं, अब तुम्हें थोड़ा रेस्ट, के भाई अब पैसे पैसे मत करो, अब थोड़ा आराम करो, ओके, और जो सही नॉलेज है उसको गेन करो। बहुत कुछ ये दौड़ा दौड़ी कर ली, दूसरा नॉलेज ले लिया, पैसे कमा लिए, लोग घूम लिया, और बच्चे ये वो सब कुछ हो गया। अब थोड़ा सेंटर्ड हो जाओ, स्थिर हो जाओ, अब ये पर्टिकुलर जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसमें आगे बढ़ो, लाइक दैट।
वो 75 ईयर्स तक। और लास्ट में बस अब तुम्हारा जो पार्टनर है ना, उसको भी थोड़ा उनके टोवर्ड्स में भी जो मोह है, मतलब जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन तो नहीं बोलेंगे, जो प्यार है, प्यार तो रहेगा ओके, बट जो मोह है ओके, उसको खत्म करो। दैट डज नॉट मीन कि हमें हमारे हस्बैंड और वाइफ को छोड़ देना है, बट एज अ फ्रेंड और एज अ सिबलिंग्स की तरह, ऐसे नहीं कि सिबलिंग्स की तरह, बट वैसी आइडियोलॉजी में रहो। मतलब कहने का मीनिंग है थोड़ा भी नेगेटिव और से सेक्सुअल थॉट ना आए ओके, उसके बाद 75 ईयर्स के बाद। वैसे तुम्हें बाकी के 25 ईयर्स निकालने हैं, तो फिर अब तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है क्या? फैमिली पीछे गई, हस्बैंड वाइफ भी साइड में है, और वो भी कुछ नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। अब रहा क्या? रहा है सिर्फ एक, भगवान। तो उनके बारे में जानो, उनको पहचानो और वहां आगे बढ़ो। तो वो है लास्ट, जिसे हम बोलते हैं संन्यास। ओके, ये कब? जब 100 ईयर्स होते हैं तब। अब तो एज कितनी रहती है? एवरेज इंडियन लोगों की एज अभी है, लाइफ स्पैन 67 ईयर्स, 66 ईयर्स एवरेज, नॉट हम लोगों की, बट एवरेज। क्यों? खान पीन ऐसे हो गया है, चले जाते हैं ओके चलो। सो उसमें आता है अरण्यकाश ओके, बाद वाला टाइम पीरियड। एंड लास्टली वेदांगास लिटरेचर डील्स विद द रिलीजियस रिचुअल्स, ग्रामर्स, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी? एनी गेस? एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, अरे गैस तो करो। एस्ट्रोलॉजी में, हाँ हाँ करेक्ट, एस्ट्रोलॉजी में भविष्य देखते हैं, रिलेटेड टू स्पेस ओके। सो एस्ट्रोलॉजी, ये जो हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम? ज्योतिष ओके, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। एंड एस्ट्रोनॉमी मतलब स्पेस साइंस ओके, जो हम यहाँ से मंगलयान, चंद्रयान, दूसरे ग्रह पे गए, सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाहर जाके कर रहे हैं ना, अर्थ के बाहर जाके, दैट इज एस्ट्रोनॉमी। तो उसके फिलोसॉफिकल आइडियाज, ग्रामर्स, रिलीजियस रिचुअल्स, वो सब डिटेल्स यहाँ गिवन है वेदांगाज में। द मोस्ट नोटेबल वर्क ऑन ग्रामर वाज अष्टाध्यायी रिटन बाय द पन्निनी ओके, याद रख लेना, एक मार्क में पूछा जाता है। अष्टाध्यायी रिटन बाय द पन्निनी, वो ग्रामर के ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क है। अंडरस्टूड ओके। तो ये हमारे पूरे टॉपिक था लिटरेचर वाला, वैदिक वाला, कि भाई पहले 4 वेद की बात की, फिर उपनिषद की बात की, फिर अरण्यकाश की बात की, ब्रह्मनिकल लिटरेचर की बात की, एंड वेदांगास की बात की। याद रह गया? 4 तो वो है, और दूसरे 4 ये है, जिसमें उपनिषद पहले ले लो, या पहले ये ले लो, नहीं यही ले लो कि भाई उपनिषद में क्या है, फिलोसॉफिकल है, कि भाई फिलोसॉफिकल आइडियाज, जो सोचते हैं उनके लिए, भाई ये दुनिया किसने बनाई, ये कैसे स्टार्ट हुआ सब, यहाँ जीवन का ध्येय क्या है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ये गॉड कौन है, कहाँ है, ऐसे सारे क्वेश्चंस, ये दुनिया कब खत्म होगी ओके, ये सब तुम्हें पढ़ने में तो आएगा नहीं, ये फिलोसॉफिकल ओके। तो उसका ज्ञान कहाँ से मिलेगा? उपनिषद से मिलेगा। देन ब्राह्मणिकल मतलब क्या? वेदास का मीनिंग बताते हैं और तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं, पर्सनली ओके, बिहेवियर के बारे में। अरण्यकाश मतलब वो लास्ट वाला टाइम पीरियड, जो सन्यास वाला मैंने बताया ना, वो वाला तुम्हें लिख, वो तो समझने के लिए बताया, यहाँ पे क्या, जो फॉरेस्ट में लिखा गया था, लेटर फेज ऑफ लाइफ एंड डील्स विद द फिलोसॉफिकल इश्यूज ओके। वेदांगास में सब कुछ आ गया भाई, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ग्रामर, बिहेवियर और वेदास को समझना, सब कुछ मिक्स ओके, मिक्स वेजिटेबल लास्ट में ओके तो वह है वेदांगास लिटरेचर डन। लेकिन एक मार्क में मिक्स वेजिटेबल के लिए पनीर का टुकड़ा, अष्टाध्यायी रिटन बाय पन्निनी ओके, तो वो एक मार्क में पूछा जा सकता है। अंडरस्टूड ओके। हाँ क्या नहीं दिया? पनीर नहीं, पनीर नहीं है ना, तो वो तो पूछा जाता है, ऐसा कैसे कर दिया, मुझे देखा हो तो। ऐसा तो नहीं होगा नहीं।
कहाँ है वेदास, ये रहे। हाँ અરે સર છે યા છે સર ફર્સ્ટ પેજ પર છે નોલેજ એન્ડ લિટરેચરના થર્ડ પેરેગ્રાફ. अच्छा, हाँ ये रहा है। मैं वही तो बोलूँ कि मैंने तो देखा है। પર इधर अच्छा हाँ, दूसरे टॉपिक में लैंग्वेज एंड लिटरेचर में। यस, क्यों? क्योंकि वो कहाँ क्यों वहाँ दिया हुआ है, क्योंकि वो ग्रामर का है इसलिए। ओके सो डिस्क्राइब मिडिवियल लिटरेचर, ये तो हमने देख लिया। कहाँ पहुँचे हम? ये पे तो नहीं आए थे। खत्म हो गया? શોર્ટ આન્સર બાકી છે. ये देखा ना अभी? हाँ. हाँ ओके। मैंने देख देख के भी मैं स्कैन करता, लेकिन सारे इसलिए कर दिए कि कभी काम लगे ना, किसी के पास ना हो मैं सारी शेयर कर दूं, या मेरे खुद के पास नहीं है तो देखना हो तो काम लगे। That's why। यजुर्वेदा, ये तो भाई हमने ऊपर से तो देख लिया था। क्या था यजुर्वेदा, याद करो। पहले कौन सा, सबसे पहला कौन सा था? ऋग्वेदा, फिर सामवेद और फिर यजुर्वेद। तो यज्ञ और रिचुअल्स के श्लोकास को समझाने का काम किया था। तो वही अगर छोटा सा फिर से उसका अलग से पूछा जाए, यजुर्वेदा इज अ वेदा लिटरेचर रिलेटेड टू यज्ञास परफॉर्म्ड बाय द इंडो आर्यंस टू प्लीज देयर डीटीज। तो इंडो आर्यंस मतलब हम लोग को, डीटीज को मतलब हमारे गॉड को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए जो यज्ञ करते हैं और जो पूजा करते हैं उसको हम बोलते हैं यज्ञास। ओके, बहुत पहले तो बहुत करते थे क्योंकि वो खुश हो, जैसे कि भाई अलग अलग टाइप से, जैसे अभी हम वो नहीं, मेला होता है जन्माष्टमी के टाइम पे, मेघराजा मेला। ओके, तो मेघराजा मतलब कौन है? वो इंद्रदेव है, वो बारिश के देवता है। ओके, द गॉड ऑफ रेन, और वो स्वर्ग के भी गॉड है। ओके, सो वो सबके अलग अलग है। जैसे हमारे फायर गॉड अग्निदेव, ओके, वायुदेव, पवन पुत्र हनुमान। ओके, सो वायुदेव है। देन वाटर, वरुण देव है। जल देव को क्या बोलते हैं? वरुण। तो वरुण देव, तो सबकी अलग अलग। देखो अभी अभी मैं एक्चुअली हम शिव महापुराण पढ़ रहे हैं। ओके, आज नहीं पढ़ा क्योंकि क्लास था, अदरवाइज एवरीडे हम एक अध्याय सब घर में मिल के, मैं, मैडम, मम्मी और अगर भाई भाभी है तो भी वो भी इंक्लूड हो, अदरवाइज हम तीन बैठ के रोज शिव पुराण पढ़ते हैं, शिव महापुराण। तो अभी अभी जो हम पढ़ते हैं, रोज एक अध्याय पढ़ते हैं, 10-15 मिनट होंगे। हमें बोले कि भाई पढ़ो, तो हम पढ़ेंगे नहीं कि भाई चलो 1 घंटे बैठ के पढ़ लो, तो हम शायद बोर हो जाए या ना पढ़े, या फिर अरे यार बहुत काम है ये वो। बट अगर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने को बोले, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम रोज 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज पढ़ो ना, वो इंटरेस्टिंग लगेगा। तब क्या लगेगा? अरे और थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्टोरी आधी रह जाए तो अरे और आगे क्या होने वाला है, ऐसे लाइक दैट। ओके, तो वैसे अगर 2-3 पेज पढ़ो ना, तो तुम्हारा कंप्लीट भी होता जाएगा, नया नॉलेज भी मिलता जाएगा। तो हम वो पढ़ रहे हैं, तो उसमें अभी अभी मुझे पता चला कि ये जो वर्ल्ड है ना, उसमें जैसे हम सन गॉड मानते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, रिवर, नर्मदा माता है, गंगा माता है, यमुना माता है, जितने भी रिवर है ना, वो सब लिविंग है, मतलब गॉड है। जैसे सन गॉड है और ये उनका रूप है, जैसे शिव जी है और शिवलिंग के रूप में हम शिव जी की पूजा करते हैं, विष्णु जी है और शालिग्राम के रूप में हम विष्णु जी की पूजा करते हैं, वैसे ही सन गॉड है और ये उनके रूप की हम पूजा करते हैं। रिवर नर्मदा माँ है, गंगा माँ, यमुना माँ, शिप्रा माँ, गोदावरी, जितनी भी सरस्वती,
सरस्वती माँ। ओके, तो जितनी भी ये है वो सब लिविंग है और उनके रूप है ये उनके सब रूप है। जैसे कि सन का रूप हम जो देख सकते, डायरेक्ट तो देखो देख सकते हैं ना, गंगा माँ का रूप देख सकते हैं, रिवर गंगा, यमुना माँ का रूप हम देख सकते हैं, चंद्रदेव भी है, हम मून को देख सकते हैं, सन को देख सकते हैं। वैसे ये सब तुम उस तरीके से हम सोचते नहीं है। हम मंदिर में जाए तो हम देखेंगे ये सूर्य नारायण भगवान रथ पे बैठे हुए हैं, प्रणाम करो, वो सूर्य नारायण ही ये सूर्य है भाई, सन देव। ओके, शनि देव की पूजा करते हैं तो हम शनि ग्रह को मानते हैं। ओके, तो शनि देव को भी मानते हैं भाई, शनि देव को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं शनि देव, मतलब शनि देव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शनि ग्रह, वैसे उल्टा उल्टा हो जाए तो। ओके, मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि वही है। तो अभी क्या पता चला, पता है कि सब ही है, मतलब हिमालय है एक्चुअल में, सिर्फ पर्वत नहीं है जो हम बोल रहे हैं। ओके, जैसे कि हिमालय की बेटी वही है हमारे माता जी पार्वती जी, वो हिमावन की बेटी है। तो हिमालय क्या, हिमालय एक बंदे, एक ह्यूमन, जिसका फॉर्म जो अभी हम देख रहे हैं वो हिमालय, कितना बड़ा, पूरी रेंज ऑफ हिमालयाज है। वैसे ही सारे जो पर्वत है हिमालय, मतलब जो भी पर्वत है, मेरू पर्वत और से गोवर्धन पर्वत जो कृष्ण जी ने उठा लिया था, ओके, वृंदावन में है, वो भी ग पर से ही है, कौन सा है, वही है ना गोवर्धन पर्वत। ओके, और हमारा यहाँ जो है वो है गिरनार पर्वत। तो ये सब कुछ, मेरू पर्वत, तो ये सब कुछ फॉर्म है, लिविंग है। और अभी अभी पता चल, ये सब मुझे, ये सब पढ़ रहे हैं उसमें से पता चला। और फिर क्या पता चला पता है, हमारे म्यूजिक में राग होते हैं, राग। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राग, वो म्यूजिक तो मैंने सीखा भी है, बट उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ राग होते हैं, कि राग भैरवी और राग काल भैरव। ओके, ये राग वो राग, और सबकी अपनी अपनी इफेक्ट होती है। सपोज तुमने भैरवी गाया तो पर्टिकुलर गॉड प्रसन्न हो जाएंगे, तुमने काल भैरव गाया तो पर्टिकुलर गॉड प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे जो एंशियंट सेजिस थे, हमारे जो बहुत ही अच्छे म्यूजिक कंपोजर थे, सिंगर थे, वो लोग तो गाना गा के बारिश कर देते थे, गाना गा के ऐसा गाना गाएंगे कि बारिश हो जाएगी। जैसे हमने देखा है सीरियल्स में कि भाई अर्जुना आएंगे और ऐसा करेंगे और बाण छोड़ेंगे और बाण में से आग निकलेगी, बाण में से पानी निकलेगा, ये सब तो सीरियल्स में देखा ही होगा तुमने। ओके, बट वो क्या है एक्चुअली, वो प्रे करते हैं वो गॉड को कि वो भाई आप थोड़ा पानी डालो, सामने से आग आ रही है, ये सामने से पानी आ रहा है, आप थोड़ी आग भेजो तो वो पानी चला जाए। तो वो हम उनको प्रे कर रहे हैं और फिर वो गॉड की कृपा से हो रहा है वो सब। तो ये जो रागाज है वो भी लिविंग है, वो मुझे पता चला ना, आई वाज शॉक, ओ माय गॉड, ऐसे। और वो भी कपल में है, कपल में मतलब राग भैरवी और राग भैरव, तो वो हस्बैंड और वाइफ है, भैरव और भैरवी, उनको मतलब उनका अलग रोल है, सबका अलग 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 रोल है। तो सब कुछ जो भी हम नेचर में देखते हैं वो एक्चुअली है, एक्चुअली। और फिर जाके हम ऐसे फॉर्म देखते हैं कि अच्छा ये पर्वत है, ये रिवर है, जैसे पृथ्वी माता है, हम पृथ्वी पे चलते हैं जमीन पर, तो एक्चुअल में पृथ्वी माता है। वैसे जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जो है हमने बनाया, ये बिल्डिंग नहीं है, जो हमने बनाया वो नहीं, जो नेचर में ऑलरेडी है, समंदर तो वो है, हमने थोड़ी बनाया है, तो वो भी है, उनके भी लॉर्ड है। तो ये स्क्रिप्चर से पता चला इतना कुछ डिटेल्ड है। और हम तो क्या करते हैं, अब देखो अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई हिमालय भी एक है, भगवान है, ऐसा मान लो, हिमालय भगवान, ओके, जिनकी पुत्री पार्वती जी है। अब तुम गए केदारनाथ, कहीं पे भी चले जाओगे वॉशरूम करने, कहीं पे भी ऐसे फीटिंग करोगे, नहीं करोगे, क्यों? ये थॉट रहनी चाहिए कि वो भाई ये भी है, हम इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, लाइक दैट। जैसे एक प्लांट है, तो प्लांट भी अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, ये सब तो लिविंग है। लेकिन जिसको हम नॉन लिविंग बोल रहे हैं, नॉन लिविंग से पर्वत, इसमें कहाँ जान है भाई, वो उनका रूप है, रूप। तो ये सब पता चलता है। ओके,
बहुत डिटेल्ड है सब। चलो, दी वर्सेस ऑफ यजुर्वेदा आर कंपोज्ड इन प्रोज एज वेल एज पोएट्री फॉर्म्स। तो भाई प्रोज और पोएट्री फॉर्म्स दोनों में इसके वर्सेस आते हैं। प्रोज मतलब क्या? पोएट्री तो पता है, कविताएं। प्रोज मतलब भी कविताएं, लेकिन पोएम में राइमिंग्स होते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ओके, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो वो स्टार आर राइमिंग्स बनती है, वो क्या है? पोएम। इसको हम पोएट्री बोलते हैं। और प्रोज भी वही है, लेकिन वो सीधा सीधा है, उसमें राइम नहीं होते। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ओके चलो, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ऐसे सीधा सीधा उसमें राइमिंग होती नहीं है, अदरवाइज सेम है। ओके, तो ये समझाया गया है रिसाइट करना एंड ऑल। एंड लास्टली कहाँ गया? ये तो हमने पढ़ा ही था ना कि हाइम्स टू बी रिसाइटेड व्हाइल परफॉर्मिंग यज्ञ एंड अदर रिचुअल्स, उसको समझाया गया है। ओके, एंड लास्टली इट वाज रिस्पांसिबल फॉर द exaggerated importance given to the rituals and priestly class, that is caste, who performed these rituals। मतलब यही रिस्पॉन्सिबल है एग्जेगरेट इंपॉर्टेंस, मतलब जो हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते थे ना, किसको? रिचुअल्स को। ओ भाई मर जाए तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा ही करना है, उनको एक दिन में उनकी बॉडी को अग्नि संस्कार दे दो। ये कौन समझाएगा? लिखा हुआ है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं, ओ भाई तुम मतलब प्रेग्नेंट हो, डिलीवरी हो गई है, तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम्हें ये करना है, वो करना है, तो ये सब लोग तो अपने मन की भी मसाला डाल देते हैं। लेकिन सबसे पहले भी कुछ तो होना चाहिए ना स्टैंडर्ड, कि पता चले कि क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, क्या करना है। किसी की डेथ हो जाए, किसी का बॉर्न हो, कोई शादी कर रहा है, तो उसका कुछ तो होना चाहिए। हमारे पास स्क्रिप्चर में कोई लाइफ की एक ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसके बारे में हमारे स्क्रिप्चर में ना लिखा हुआ। हमारी पूरी लाइफ की बिफोर द बर्थ एंड आफ्टर द डेथ भी इंक्लूडेड है। सोचो, सिर्फ बर्थ और डेथ नहीं, बिफोर द बर्थ गर्भ संस्कार, आफ्टर द डेथ अंतिम संस्कार के बाद का भी इंक्लूड करके पूरी लाइफ तुम जो भी करोगे, पढ़ोगे, बढ़ोगे, शादी करोगे, सेक्सुअल एक्टिविटीज के बाद बच्चे होंगे, फिर बच्चों को बड़ा करोगे, जितना भी पैसे कमाओगे, जितना भी जो भी एक्टिविटी है, जो भी मतलब ऑल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ, वो सारी एक्टिविटी एकदम स्टैंडर्ड वे में, एकदम अच्छे से कैसे परफॉर्म करे, उसके लिए हमारे पास लिटरेचर है। सोचो, कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हमारे पास लिटरेचर नहीं है। भगवान ने पहले ही पूरा सॉल्यूशन पहले दिया है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर बनाया है। पहले सॉल्यूशन है और उसके बाद क्वेश्चन पेपर बना है। ऐसा ही होता है हमेशा, पहले की बनती है, फिर लॉक बनता है, लॉक बनने के बाद की नहीं बनती। नहीं तो कई ऐसे लॉक बन जाते जिसकी की ही नहीं है लेकिन हमेशा पहले कोई ऐसा लॉक नहीं है। ये तो एक फ्रेज है, एक सेइंग है कि दुनिया में ऐसा कोई लॉक नहीं है, जिस दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी ना हो। मतलब हर ताले की चाबी होती है। देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बगैर प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता ना भाई। सॉल्यूशन के बगैर कैसे प्रॉब्लम हो जाएगा? नहीं, किसी को तो सॉल्व करना पड़ेगा ना उसे। बर्थ के बगैर ही डेथ कैसे हो जाएगी? बर्थ हुआ है तब तो डेथ होगा, बर्थ है ही नहीं तो डेथ कैसी? लाइक दैट। तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, कोई नहीं। जस्ट इमेजिन कि कितना वास्ट स्क्रिप्चर है हमारे पास। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। सेक्सुअल एक्टिविटी कैसे करते हैं उसके ऊपर भी है। लो, जिसे बोलते हैं वो काम सूत्र, हाँ काम सूत्र, वो भी एक पूरा स्क्रिप्चर है हमारे पास। काम सूत्र, जैसे ये वेदास है वैसे ही पूरा स्क्रिप्चर है कि भाई कैसे क्या एक्टिविटी कौन से टाइम पीरियड में कैसे होनी चाहिए, तब जाके कैसे चाइल्ड प्रोड्यूस होंगे वो भी बता दिया गया है कि भाई तुम्हें ऐसा चाइल्ड चाहिए तो ये पीरियड ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी वाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होनी चाहिए, तुम्हारे हस्बैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होनी चाहिए। सब कुछ डिटेल में। सोचो, इतना डिटेल में कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन है हमारे पास। लेकिन फिर भी हम वो जौहरी नहीं है जिसको पता है कि ये हीरा है।
तो जोहरी बनना पड़ेगा। समझ में आया? ओके, तो यजुर्वेदास में सब कुछ ही है। जो एग्जेगरेटेड इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं, एग्जेगरेटेड मतलब ज्यादा वाला, ज्यादा कर देना, अरे कितना एग्जिगरेट कर रहे हो यार, ऐसा बोलते हैं ना। एग्जिगरेट करना मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो हम जो बढ़ा चढ़ाकर जो भी इंपॉर्टेंस दे दिए गए हैं, किस चीज को, रिचुअल्स को, ओ भाई ऐसे कहां पे उल्टा उल्टा मत घूम, ऐसे ही घूमना है। ओके, ऐसे उल्टा मत जा, रात को ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये वो सब कुछ डिटेल्ड हमारे सिर्फ यजुर्वेदा में नहीं है। यजुर्वेदा में तो है ही ये सब कुछ, लेकिन सबके लिए अलग से भी स्क्रिप्चर्स है हमारे पास। अंडरस्टूड? ओके, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दी अथर्ववेदास, ये तो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। ओके, कि अलग अलग टाइप के रिचुअल्स और संस्कार के बारे में बताया गया है। रिचुअल प्रैक्टिस संस्कार के पढ़ा ना हमने डिटेल में। ओके, सो दैट इज देयर। हाउ मेनी वेदास आर देयर इन इंडिया, ये भी हमने पढ़ लिया है। ओके, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हमने बड़े देखे नीचे है, इसी में है। Which philosophical principles have been explained in श्रीमद् भागवत गीता? ओ भाई, ये पता चल गया तो क्या बाकी रहा फिर। ओके, बट फिर भी आंसर के तौर पे हम देखते हैं क्या श्रीमद् भगवत गीता dwells upon the philosophical problems of human life। जैसे मैंने बोला ना, हर चीज के लिए स्क्रिप्चर्स है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है, ओके, मेजर प्रॉब्लम, किसी की डेथ हो गई, मेजर प्रॉब्लम, ओके, कोई हमें छोड़ के चला गया, या हमें पेनल्टी मतलब हमें गिल्टी फील हो रही है, यार ऐसा क्यों, मेरे ही हाथों किसी की डेथ हो गई, या मुझे कोई फियर है, एंग्जाइटी है, रिपेंटेंस है, जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ की, उसका भी सॉल्यूशन एक शॉर्ट नोट में, मतलब बोले ना सारे स्क्रिप्चर्स ना पढ़ सको तो ऐसे बोलते हैं ये भी कि भाई तुम सारे स्क्रिप्चर्स ना पढ़ सको ना, क्योंकि बहुत वास्ट है हमारा रिलीजियन, हमारी फिलोसॉफी, हमारा धर्म, तो सब कुछ ना पढ़ सको तो कोई बात नहीं, भगवत गीता तो पढ़ लो। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका सॉल्यूशन, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन भगवत गीता में ना हो। ओके, तो वही चीज बताई गई है कि फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है सारे सॉल्यूशन अंदर है। इट कन्वेज 3 वेज ऑफ अटेनिंग मोक्षा। मोक्ष जो है, मोक्ष मतलब क्या, मोक्ष मतलब उसके 2 मीनिंग है, ये मैं तुम्हें पॉइंट इससे बाहर, सिलेबस के बाहर होके बता रहा हूँ। मोक्ष के 2 मीनिंग है। ओके, एक मीनिंग क्या कि ये जो लाइफ एंड बर्थ का सर्कल है, जो हम काम कर रहे हैं अभी, कुछ भी, अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें और मैं बोलूँ मैंने पढ़ाया तुम्हें, मैंने इतना ज्ञान दिया तुम्हें, ये वो, अगर उसका मुझे ईगो हो गया, ओके, अगर मैं मान रहा हूं कि ये मैंने किया, ये सब मैंने किया, तो मैंने किया ऐसा मैंने माना, इसीलिए ऐसा क्या हुआ कि कुछ नेचर में है और मैंने ऐसे लिया, अब मुझे वापस सपोज देना भी पड़ेगा। ओके, मतलब ऐसा समझ लो कि शायद तुम लोग मेरी जगह हो और मैं तुम लोगों की जगह हूं, तुम लोग मुझे ज्ञान दे रहे हो, फ्यूचर की बात करो, फ्यूचर मतलब नॉट दिस लाइफ, कोई दूसरी लाइफ की बात करें, अगर मैं ऐसा समझ रहा हूं कि मैंने तुम लोगों को ज्ञान दिया, तुम्हारे पास तो नहीं था, मैंने दिया, तो अब क्या होगा, मैं तुम्हारी जगह और तुम मेरी जगह। ओके, और फिर तुम सेम चीज करोगे, मुझे ज्ञान दोगे। हुआ क्या इससे कि मैंने जो बोला, मैंने तो जो माना था कि मैंने दिया तुमको, तो फिर मैं क्या मानूंगा, मैंने लिया भाई, तुमने मुझे ज्ञान दिया। पहले मैं मान रहा था मैंने दिया, और फिर मैं मानूंगा मैंने लिया, और ये सर्कल चलता रहेगा। मतलब कोई लाइफ में वापस हमारे साथ वैसा होगा जैसे कि भाई हमसे, ये बहुत डिटेल्ड है, मैंने बोला ना ये समझ में आ गया तो बाकी नहीं रहा कुछ, ये बहुत डिटेल्ड है, बहुत डिटेल्ड मतलब बहुत कम इतना, मतलब इतना डिटेल्ड में कि बहुत हाई लेवल की मैच्योरिटी चाहिए उसमें। ओके, कि जो भी तुम कर रहे हो इट इज अ कर्मा, और जैसा तुम करोगे उसका रिजल्ट भी आएगा। तुमने सीड डाल दिया तो उसमें से प्लांट आना ही आना है, लाइक दैट। अब मैं कोई एक्ट कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया, मैंने पढ़ाया और मैं इगोइस्टिक हो गया कि मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया। ओके, तो होगा क्या, मेरा ये ईगो टूटेगा। कैसे टूटेगा,
अगर सही सही अच्छे वे में टूटना हो वो तो मैंने बता दिया। क्या कभी कोई और लाइफ में तुम मेरी जगह हो गए, मैं तुम्हारी जगह, और फिर मुझे जो ईगो का है मुझे सब पता है, फिर जाके तुम मुझे कुछ ऐसा, अरे यार क्या बताया इन लोगों ने, तो मुझे तो ये पता ही नहीं था, ये सर ने ये टीचर ने कितना अच्छा बताया, तो अब मेरा ईगो टूट गया। ये एक गुड वे है। दूसरा, अगर अभी के अभी टूटना हो तो अभी के अभी टूटना हो ना तो मुझे कोई ऐसे ज्ञान देंगे, ए तुम क्या बच्चों को ये पढ़ा रहे हो, वो सही तो ये है ये है, फिर मुझे पता है अरे यार मेरे से तो गलती हो गई, ओके मैंने जो दिया था वो तो अधूरा ज्ञान है, अभी भी और बहुत कुछ बाकी है, लाइक दैट। तो मेरा इसी लाइफ में ये ईगो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो ये यही लाइफ में ईगो ब्रेक डाउन होना या फिर नेक्स्ट लाइफ में ईगो ब्रेक डाउन होना, ये साइकिल चलती रहती है चलती रहती है। इसीलिए बोलते हैं कि जिसकी लाइफ है उसकी डेथ है, और जिसकी डेथ हुई उसकी तुरंत नई लाइफ भी मिल जाती है। जिसकी डेथ हुई उसको तुरंत नई लाइफ भी मिल जाती है। किस बेस पर? बेस्ड ऑन योर कर्मा इन दिस लाइफ। भाई तुम फिर से ह्यूमन बन सकते हो, फिर से तुम ह्यूमन ना बने तो तुम एनिमल बन सकते हो, एनिमल में भी कोई भी एनिमल बन सकते हो, कोई एक इंसेक्ट बन सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मच्छर वच्छर बन सकते हो, तुम देव भी बन सकते हो, ऊपर भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे ही जाना है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए तो ऊपर भी जा सकते। ह्यूमन इज अ ऐसे जंक्शन, यहां से ऊपर भी जा सकते हैं, मतलब कौन सी स्टेज में, देव वाली स्टेज में, ओके। फिर कोई ऐसे यज्ञ करेगा, तुम खुश होंगे और तुम ऐसे बारिश भेज रहे हो, लाइक दैट, वो लेवल पे। तो तुम वो लेवल पे जा सकते हो। जैसे हम अभी के टाइम पे बहुत ऐसे स्टेजेस होते हैं कि जिनके पास बहुत पावर होता है, तो तुम वो पावर वाली स्टेज में भी जा सकते हो, ऊपर वाली स्टेज। और अच्छे काम नहीं किए, जानवरों वाली हरकतें की तो जानवर बन जाएंगे, ओके, जानवर वाले हरकतें की तो जानवर बन जाएंगे। तो हम अभी जंक्शन पे है। तो एक्चुअल में लोगों के पास स्पिरिचुअल नॉलेज वैसे होता नहीं है, ओके, भगवान की कृपा से ही मिलता है। तो जब विदाउट स्पिरिचुअल नॉलेज हम क्या करेंगे, जो भी हम कर रहे हैं उसको ऐसा मानेंगे कि ये मैंने किया, और जैसे ही तुमने बोला कि ये मैंने किया तो ये एक ईगो है, अहंकार है, और वो चलता रहेगा, लाइफ डेथ लाइफ डेथ लाइफ डेथ। और उसके अंदर भी लाइफ के अंदर क्या जो तुमने किया है वो तुम्हें वापस मिलेगा, तो वो सब चलता रहेगा। इसे बोलते हैं लाइफ साइकिल। और ये लाइफ साइकिल से बाहर निकलना हो कि अब तुम बस भाई बहुत हुआ, अब मुझे बाहर, अब नहीं, दूसरा जन्म ही नहीं चाहिए, बहुत कुछ सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, अब कुछ नहीं चाहिए भाई। शादी भी कर ली, एक जन्म शादी करके देख लिया, एक जन्म शादी ना करके भी देख लिया, अब मुझे नहीं करनी है भी मैं नहीं जाना है, और करनी है मैं भी नहीं जाना है। मतलब तुम्हें ये लाइफ डेथ वाली साइकिल से बाहर निकलना है। तो लाइफ और डेथ वाली साइकिल से अगर बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ मतलब फिर से अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो डेथ भी नहीं होगी। इससे बाहर निकल गए ना, इसी को बोलते हैं मुक्ति, और उसी को बोलते हैं मोक्ष। ये एक लेवल का मोक्ष हुआ, एक। और जैसे मैंने बताया दूसरा मोक्ष, दूसरा मोक्ष मतलब क्या, कि तुम्हारे पास ऐसा स्पिरिचुअल नॉलेज आ जाए, ऐसा कि यहां रहते हुए अभी के अभी कितना भी कुछ हो जाए, कितनी भी अच्छी चीज तुम्हारे साथ हो जाए या कितनी भी बुरी चीज तुम्हारे साथ हो जाए, तुम बैलेंस्ड हो ना, तुम्हें बहुत अच्छी चीज की खुशी हो रही है, और सबसे खतरनाक वाला दुख हो रहा हो कि किसी की डेथ हो गई, खुद की डेथ होने वाली है पता चल गया, या किसी की डेथ होने वाली है पता चला, या कोई ऑर्गन काम करना बंद कर दिया, तो भी तुम्हें दुख फील नहीं होगा। सोचो आज के डेट में तो हमारा कुछ भी हो जाए, रोना शुरू कर दिया, ये हुआ वो हुआ, छोटी छोटी प्रॉब्लम है। बट ये बड़ी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, किसी की डेथ होना, ऑर्गन काम ना करना, खुद की डेथ होने वाली है, कैंसर है तुम्हें पता चलना, ये क्या है, अब कैसा पेन होगा। या किसी की डेथ हो गई, क्या होगा भाई, किसी की मतलब फैमिली की बात कर रहा हूँ, कैसा पेन होगा। तो वैसा नॉलेज कि अगर ऐसा भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ ना तो भी वो पेन तुम्हें टच नहीं करेगा, और तुम्हें सब कुछ दे दिया जो तुम डिजायर करते हो, तो भी तुम्हें वैसी खुशी नहीं होगी जैसे तुम सोच रहे हो कि खुशी होगी। तुम एक बैलेंस्ड स्टेट में हो, ना खुशी ना गम ना सुख ना दुख, कुछ नहीं। वो स्टेज को अटेन करना इन दिस लाइफ, वो है पहला मोक्ष, वो पहला मोक्ष है। समझ में आ रहा है कि तुम्हें सुख भी ना हो और दुख भी ना हो, तुम ऐसे न्यूट्रल स्टेट में, जैसे भगवत गीता में
अर्जुन को कृष्ण जी ने बताया गया है स्थित प्रज्ञ, ऐसा बोला है, ये वर्ड यूज किया है स्थित प्रज्ञ, मतलब कि परिस्थिति, एनवायरमेंट, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली तुम ऐसे बहुत एक्साइट ना हो जाओ और बहुत लो भी ना हो जाओ, तुम अपने आप से स्टेबल। कृष्ण जी देखो कितनी भी बड़ी बड़ी समस्या महाभारत में भी बीच में आए तो ऐसे स्माइल करते हैं। भाई किसी की डेथ हो गई, उनके मुंह से स्माइल जाती नहीं। देखना तुम सीरियल में और कहीं पे तुम वर्णन भी पढ़ो ना, तो ऐसा फेस है कि ऐसा लगेगा कि यार मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? उनके पास वो नॉलेज है, ये जो हुआ ना वो होना ही चाहिए था, वो सही ही है। भले ही हमें ऐसा लगे यार ये तो गलत है, ये तो गलत है, क्योंकि दिख रहा है भाई ये तो गलत है, लेकिन उनको हमसे भी कुछ एक्स्ट्रा पता है कि वो क्यों सही है। जैसे हमारे सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हमें क्या लगेगा, ये तो बहुत गलत हुआ, इसका तो कोई फॉल्ट ही नहीं था, उसका एक्सीडेंट हो गया, हमें लगेगा ना ऑब्वियसली गलत है। पर भगवान को एक गलत होता तो भगवान होने देते भाई, गलत होता तो भगवान होने देते, हमसे ज्यादा पावर वाले, हमसे ज्यादा नॉलेज वाले हैं। तो उनके पास वो नॉलेज है, उनको पता है कि भाई अभी तो ये एकदम उसके पास कुछ भी नहीं था, इसकी डेथ होनी जरूरी थी, अब डेथ हुई और अब जो उसको लाइफ मिलेगी वो इस लाइफ से भी बेहतर होगी। वो हम देख नहीं पा रहे ना, इसलिए हम बोल रहे इसके साथ गलत हुआ। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि यार तुम्हारे सामने एक मच्छर मर रहा है, लेकिन तुम्हें पता हो कि भाई अगर मैंने इस मच्छर को मारा तो नेक्स्ट लाइफ में वो ह्यूमन बनने वाला है, नेक्स्ट लाइफ में वो ह्यूमन बनने वाला है, तो तुम्हें वो दुख नहीं होगा मच्छर मारने का कि भाई वो तो ह्यूमन बनने वाला है, तुमने शायद कुछ भलाई का काम किया। ओके, लेकिन अगर तुमने बोला ये मच्छर मारना ही चाहिए यार, छोड़ो यार, ऐसे मार काटते रहते हैं ये वो, वैसे तुमने मारा, लेकिन तुम्हें मच्छर की बात है तो शायद तुम्हें वो पछतावा ना हो। ऐसा समझो कोई तुमसे दूसरा कोई कैट है, डॉग है, वो कुछ मर गया, और अगर तुम्हारे हाथ से गाड़ी से ऐसा कुछ हुआ, तो अगर तुम्हें पता है कि उसका ह्यूमन फॉर्म आने वाला है तो तुम्हें दुख नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता है तो हमें क्या लगेगा, यार मेरे हाथ से इसकी डेथ हो गई बेचारा, दुख होगा ना, नॉर्मल में दुख होगा, किसी का एक्सीडेंट हो, किसी की डेथ हो जाए, दुख होगा। भगवान के पास ऐसा नॉलेज है, उनको ऐसा वास्ट संपूर्ण ज्ञान है कि भाई वो सुख दुख से परे है। वो नॉलेज हमें इसी लाइफ में मिल सकता है। ये बर्थ और लाइफ की साइकिल तो जब बंद होनी होगी बंद होगी, लेकिन अगर ये साइकिल में ही फंसे हुए हो तुम, मतलब ये साइकिल में ही है, हम जी रहे हैं मतलब साइकिल में है, तो अभी ऐसा क्या नॉलेज गेन करे सो दैट तुम्हें दुख ना हो और तुम्हें सुख भी ना हो। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है, हमें सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए। ऐसा थोड़ी चलता है, मतलब हमें खाना खाना है और टॉयलेट नहीं जाना है ये क्या है यार, आधा घंटा वेस्ट हो गया, ऐसे लाइक दैट। तो भाई खाओ भी मत, हमें खाना तो है और टॉयलेट नहीं जाना, ऐसा तो चलेगा नहीं। सीड डालना है, बोलेंगे पेड़ नहीं आना चाहिए ऊपर, ऐसे थोड़ी होगा। समझ में आ रहा है? तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन ही गलत है, तो वो तो चलता ही रहेगा। तो अगर तुम्हें सुख और दुख अच्छा लग रहा है तो जब सुख हो रहा है एंजॉय, और जब दुख हो रहा है तो पेन भी झेलो। और अगर सुख और दुख अच्छा नहीं लग रहा है और तुम्हें वो सेकंड वाला मोक्ष भी नहीं चाहिए, नहीं भाई जीना है, लाइफ डेथ में से खत्म हो गए, मोक्ष और मुक्ति नहीं चाहिए, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो एटलीस्ट ये पहला मोक्ष तो गेन कर लो। कैसा नॉलेज गेन करे कि ना सुख हो और ना दुख हो, ओके, सुख भी ना हो और दुख भी ना हो, और वो जो है वो लाइफ साइकिल तो चलती रहेगी। उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, वो लाइफ साइकिल तो चलती ही रहेगी कंटिन्यूअसली, क्योंकि हम सोचेंगे हमने किया। तो जब तुम ये भाव छोड़ दो कि ये मैंने किया, जैसे मैं तुम्हें बता रहा था, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, मैंने पढ़ाया, ये मैं मानना ही छोड़ दूं, मैं तो ऐसे मानूं कि भाई भगवान का मिल रहा है तुम्हें, ओके, मतलब कोई चीज है, भगवान ने बोला कि ये लो भाई तुम इन लोगों को दे दो, तो मैंने यहाँ से भगवान के पास से ली और तुम लोगों को दे दी, तो मैं तो कौन हूँ, पोस्टमैन हूँ। एक जगह से लिया, एक जगह से दिया, कुरियर वाला, पोस्टमैन। तो इससे मैं थोड़ी बोलूंगा जैसे कि भाई किसी ने मुझे 50,000 रुपए दिए और मैं तुम लोगों को दे दिए, और या सिर्फ गरीबों को दे दिए, तो मैं ऐसा मानूंगा वो मैंने 50,000 रुपए का दान किया, वैसा मैं मानू तो वो मैं बेवकूफ हूँ। क्यों? मुझे पता है भाई वो 50,000 रुपए मेरे नहीं थे, वो तो मुझे किसी ने दिए थे कि गरीबों में बांट दो, तो मैं तो सिर्फ बांट रहा हूँ।
अगर बैंक में जो काम कर रहा है वो कर्मचारी ऐसे पैसे गिन रहा है और वो ऐसा मान ले कि ये सारे पैसे मेरे हैं क्योंकि मैं गिन रहा हूँ, तो बेवकूफ है वो। वो किसी और के पैसे हैं। ओके, लाइक दैट। तो कभी अगर तुम्हारे अंदर से ये ईगो चला गया, मतलब ये तुम्हारे हाथ में है, योर चॉइस। कभी भी मत मानो कि तुम कर रहे हो। ओके, कितना भी अच्छा हो, भगवान की कृपा से हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक निवाला खाए ना तो डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते अंदर। करते हैं कुछ डाइजेशन के लिए, हम क्या करते हैं, कुछ करते हैं। तुम तुरंत खाना खा के सो जाओ ना तो भी सुबह तक वो डाइजेस्ट हो जाता है। उसमें तुमने क्या किया, तुम तो सो गए थे। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। ओके, सीड हमने डाल दिया, फिर प्लांट हुआ, उसमें तुमने क्या किया, कुछ भी नहीं। फिर हम बोलेंगे, फिर हम लॉजिक बुद्धि लगाए, सर हमने पानी दिया, सर हमने वो खाद दी, सर हमने सनलाइट दी। भाई जंगल में कहाँ सनलाइट तुम देने गए, कहाँ पानी देने गए, कहाँ फर्टिलाइजर डालने गए जंगल में? तो भी हो रहा है ना। कुछ किया हमने, नहीं किया। हम जो खाना खा रहे हैं वो फार्मर ने कितनी मेहनत की, तुमने की उतनी मेहनत? जितने अच्छे से उसको पका के खा रहे हैं उतने अच्छे से तो जिसने उगाया है वो भी नहीं खा रहा होगा। तो तुमने क्या किया इसमें? तो अगर हम बोले हाँ हमने तो ये खाया, वो खाया, ऐसा खाया, वैसा खाया, या ये किया, वो किया, जो जिसमें भी मैं आ गया ना, मैंने ये किया, तो वो है ईगो। फिर वो अच्छा भी हो सकता है, अच्छा बुरा तो वो भी दिमाग का है, लेकिन एक पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, मेरे साथ ये हो गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। भाई तुमने नहीं किया, तुमसे तुम्हारे थ्रू हुआ है वो। समझ में आया? तो ये बहुत अलग टॉपिक से और अलग लेवल की बातें थी, जो एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि मैंने तुम्हें बताई। जब भी तुम्हें शायद वही बात हो गई कि शायद सारी गेन भी ना हुई हो, लेकिन एटलीस्ट मैंने सीड तो डाला है, जब प्लांट होना होगा। ओके, सो मोक्ष के 3 रास्ते बताए हैं भगवत गीता में, ज्ञान, कर्मा एंड भक्ति। ओके, ज्ञान जो मैंने अभी तुम्हें बताया, ऐसा ज्ञान हो जाए कि तुम्हें सुख और दुख किसी का फर्क ही ना पड़े। ओके, तो ये एक मार्ग है ज्ञान। दूसरा मार्ग कर्म मार्ग। कर्म मार्ग मतलब क्या, कि जो तुम भी कुछ भी कर रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें और तुम पढ़ रहे हो, मैंने फिर लास्ट में क्लास खत्म हुआ, भगवान आपने जो बोला था मैंने अपने हिसाब से कर दिया, अब अच्छा हुआ हो तो आप संभालो और बुरा हुआ हो वो भी आप संभालो, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लाइक दैट। तो वो है कर्म मार्ग। मतलब क्या, तुमने जो भी किया हो, कैसा भी किया हो, वो एक्चुअली तुम मान ही नहीं रहे हो कि तुम्हारा है, तुमने दे दिया। ओके, जैसे कि भाई हम पापा फीस पे कर देना, तो पापा ने फीस पे कर दी। पापा मेरे पास कपड़े खत्म हो गए, कपड़े लेने जाना है, मम्मी चलो शॉपिंग करने जाते हैं, मम्मी को बोल दिया। मतलब अब यहाँ पे हम पैसे अर्न करने गए थे नहीं, भाई इतना कुछ आपने आगे बढ़े, ये सब मेरे मम्मी और पापा की वजह से। हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने ही परवरिश की है, उनके ही इनपुट्स है, तो हम कैसे दे देते हैं ये भाई। जैसे भाई अभी मैं ऐसे गाड़ी लेके जाऊं 4 व्हील, अरे वाह तेरे पास तो 4 व्हील है, फिर मैं क्या बोलूं, अरे भाई पापा की है। मतलब पापा ने दी है, पापा की है, और पापा ने घुमाने के लिए दी है। ए तेरा घर तो बड़ा बड़ा है यार, भाई पापा ने बनाया है, मैंने कुछ नहीं किया। हम कैसे ऐसे डाल देते हैं? तो एक्चुअली सब कुछ डालना चाहिए, सब कुछ ही डाल देना चाहिए। फिर हम क्या बोलने लग जाते हैं, भाई मेरा सैलरी पता है कितना है, इतना, ये घर देख मैंने बनाया, ये कार देख मैंने परचेस की, ये फोन देख पहले तो पापा के पैसे से था, ये खुद के पैसे से है। ईगो बढ़ने लगता है, तो फंस गए तुम वो साइकिल में। ओके, अगर पापा भी बोलते रहते कि मेरा है तो कभी हमें मिलता ही नहीं। लेकिन पापा ने क्या बोला, भाई तुम्हारा है, मेरा है वो तुम्हारा है, पापा ने दे दिया। ओके, मेरा है वो तुम्हारा है, इसीलिए वो पापा है। मेंटालिटी की बात है। तो वो है कर्म मार्ग। मतलब जो भी तुम करो, जो भी तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से या लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो या बुरा हो, वो फिर समर्पण कर दो, ऑफर कर दो। किसको? जिसको भी हम मान रहे हैं, नेचर को या भगवान को, उसको बोलते हैं कर्मा। एंड लास्टली भक्ति। और एक मार्ग होता है जिसमें तुम्हें ज्ञान अटेंड नहीं करना है, जिसमें तुम्हें कोई टाइप का कर्मा भी नहीं करना है, सिर्फ भक्ति ही करते रहनी है। भक्ति मतलब आंख बंद करके कुछ भी हो
खाने का सोचना भी नहीं है कि भूख लगेगी तो क्या मिलेगा, रात को सोने में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठंड में कपड़े मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कोई चीज की चिंता नहीं करनी है। सब कुछ दे दो, अपनी लाइफ खुद को ही दे दो भगवान को, तो फिर सब कुछ दे दिया तो तुम्हारे पास रहा क्या? भगवान का डिपेंडेंस। तो तुम्हारा काम क्या है? भक्ति मार्ग। वो उनकी प्रवचन सुना होगा ना, प्रेमानंद जी महाराज का, येलो कपड़े पहनते हैं, चंदन लगाते हैं, ओके, वृंदावन में राधा नाम का जप करते हैं, तो वो होता है भक्ति मार्ग। कंटिन्यूअसली राधा 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 ऐसे बोलते हुए, तुम्हारे साथ अभी मैं बात कर रहा हूं और अगर मन में राधा चल रहा है, उसे बोलते हैं भक्ति। कि दिखाई दे रहा है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं और अगर मैं अंदर भगवान का नाम भी ले रहा हूं, साथ साथ में तुमसे बात कर रहा हूं और पढ़ा भी रहा हूं, ये एकदम अपर लेवल है। ऐसे स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा सर, नाम ले या भक्ति, दो में से एक बताओ ना, दोनों कैसे होगा? ओके, हाँ, तो दोनों नहीं होगा। अभी मैं नाम लूं और फिर जोर जोर से अरे कौन बजा रहा है डीजे, नाम लेने में तकलीफ हो रही है ऐसे, तो वो अभी तो स्टार्टिंग हुआ है भाई। तो वो है भक्ति मार्ग। मतलब तुमने सब कुछ छोड़ के भगवान को दे दिया, तो तुम्हारा रहा क्या? तुम भगवान के हो गए, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम भगवान के और भगवान तुम्हारे, ऐसे। मतलब तुम्हारा सब कुछ भगवान देख लेंगे, सब कुछ, इवन बॉडी एंड बॉडी के रिलेशंस, सब कुछ, खाना पीना ये वो। तो अब तुम चिंता थोड़ी करोगे भाई खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा। अब जो भी मिला वो प्रसाद है। अब तुम सोचोगे नहीं, वापस दिमाग नहीं लगाओगे, आज तो ये मिला है, आज तो भाई तुमने तो भगवान को दिया था ना, भगवान ने ये दिया है रोटी सब्जी, तो रोटी सब्जी खाओ। कल दाल चावल दिया था, दाल चावल खाओ। आज पनीर दिया है, पनीर खाओ। भगवान, अब तुम आवाज नहीं उठाओगे, क्यों? क्योंकि लॉजिक नहीं लगाओगे, क्योंकि तुमने तो सब कुछ भगवान को दे दिया ना। अब भगवान जैसे बोले वैसे करो। फिर हम भगवान को सही करने जाएंगे तो नहीं चलेगा। भगवान ये कैसे यार, ऐसे नहीं चलेगा। सब कुछ दे दिया तो अंदर से, जैसे मैंने बोला ना, वैसा समर्पण होना चाहिए, डेडिकेशन। अभी रात है, टीचर ने बोल दिया तो रात है, वैसा डेडिकेशन होना चाहिए। तो वो है भक्ति मार्ग। ये भगवत गीता में बताया गया है। ओके, हाँ, खत्म हो गया चैप्टर। डन। ओके, तो ऑब्जेक्टिव तो डिस्कस कर लेते हैं, लाओ ऐसे ही। क्या है? ब्लैंक इज द मोस्ट एंशियंट बुक्स ऑफ द इंडियन कल्चर। यस। इन विच लैंग्वेज इज बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटन? ये तो हमने, हाँ, यस। कहाँ गया ये? विच इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द्रविडियन? बोलो। श्योर? नहीं, तेलुगु नहीं आएगा। नहीं तो तेलुगु कहाँ है? ये चारों के चारों साउथ इंडियन है भाई। तमिलनाडु की तमिल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का तेलुगु, कर्नाटका का कन्नड़ा और केरला का मलयालम, सारी की सारी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है। श्योर? ओके। और वैसे भी हमने अभी देखा क्या, इंडियन लिटरेचर देखा तब कि हमारे लिटरेचर दो टाइप में है, एक वेदास और दूसरा क्लासिकल लिटरेचर। वेदास सारे संस्कृत में थे, अभी पढ़ा ना हमने। और क्लासिकल लिटरेचर कौन सी लैंग्वेज में थे? संस्कृत, पाली एंड तमिल। यही पुरानी हुई ना सब, तो तमिल। ओके। विच इज द फर्स्ट लिटरेरी कंपोजिशन ऑफ द पोएट चंदर बरदाई इन दी हिंदी लिटरेचर? बोलो। करेक्ट, ये तो हमने कल पढ़ा था, याद है ना? ओके, ये ऐसे ही ऑप्शन देख के ही तुम बोल सकते हो। विक्रमन देव चरित्र, कविराज मार्ग एंड चंद्रयान, ये तो नाम ही नहीं सुने थे तुमने। ओके, तो क्या सुना था वो लिख दो। ओके, कल जो डिस्कस किया था वो पृथ्वीराज रासो। विच इज द लिटरेरी कंपोजिशन ऑफ महर्षि पन्निनी? ये आज देखा था हमने, पनीर वाला। ओके, सो अष्टाध्यायी।
दैट्स इट, ये था हमारा इंडियन लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया. तर तुला काळजीच लागली.